हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में मैं आपका एनसीईआरटी एज वेल एज नीट का सिलेबस कवर करने जा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेल, सबसे पहली बात, सेल होता क्या बेटा? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों स्ट्रक्चरल? क्यों? क्योंकि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब क्या है बेटा? हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, सारे ऑर्गन्स, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल होती है। जैसे एक दीवार है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? एक ब्रिक है। वैसे ही हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो सेल के बने हैं। सेल सबसे छोटा यूनिट है हमारी बॉडी के पार्ट्स का, राइट? तो स्ट्रक्चरल यूनिट आ गया सेल। उसके बाद सेल इज़ ऑल्सो नोन एज द फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों है? क्योंकि सेल जो है बेटा, उसके अंदर आपने डिफरेंट ऑर्गेनिल्स पढ़े हैं ना, न्यूक्लियस हैं, राइबोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, जो सारे अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो दैट मीन्स सेल जो है वो सारे वाइटल प्रोसेसेस, सारे वाइटल एसेंशियल फंक्शंस जो है सेल परफॉर्म करता है। जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। अब आप देखो बेटा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो, जैसे कि एमीवा, हाँ, प्रोटोजोआ होता है। इट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि बेटा वो एक जो सेल है एमीवा का, सिर्फ सिंगल सेल का बना है। वो सारे के सारे फंक्शंस, एक्सक्रीशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया, एक सिंगल सेल एमीवा का परफॉर्म करता है। इट इज़ इसीलिए इट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट, सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया? उन्होंने डेड सेल्स को डिस्कवर किया था कॉर्क में, ठीक है, वो रॉबर्ट हुक थे। पहले साइंटिस्ट जिन्होंने लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था वो थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। लिविंग सेल्स अगर आया तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक करना मार्क, और अगर फर्स्ट साइंटिस्ट आया टू डिस्कवर सेल्स वो रॉबर्ट हुक होंगे। न्यूक्लियस डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। अब आगे हम सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी क्या है बच्चे? किसने प्रपोज की थी? सबसे पहली बात श्लीडन और श्वान ने की थी। श्लीडन एंड श्वान। श्लीडन एक बॉटनिस्ट थे और श्वान एक जोलॉजिस्ट थे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। अब सेल थ्योरी में उन्होंने क्या स्टेट किया था कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो सबके सब सेल के बने हुए हैं, ठीक है। अब ड्रॉबैक क्या था? सेल थ्योरी का ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने ये तो बताया कि सारे पेड़ पौधे, सारे जानवर जो हैं वो सेल्स के बने हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि न्यू सेल्स कहाँ से राइज करते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं। इसीलिए नए साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्चो, जिन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया और उन्होंने कहा ओमिनस सेलुले सेलुले, मतलब न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से तैयार होते हैं। तो रुडोल्फ वर्चो ने मॉडिफाई किया था सेल थ्योरी को। प्रपोज श्लीडन श्वान ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट सेल है एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। लेकिन अगर ह्यूमन बींग्स में स्पेसिफिकली आपको पूछ लिया जाए तो लॉन्गेस्ट सेल होगा नर्व सेल्स। रिमेंबर, लॉन्गेस्ट नॉट लार्जेस्ट। लार्जेस्ट होगा ओवम, और स्मॉलेस्ट सेल होगा ह्यूमन बींग्स में स्पर्म। और अगर स्पेसिफिकली फीमेल्स का पूछा गया तो आरबीसी, क्योंकि फीमेल्स में तो स्पर्म्स नहीं होते, तो फीमेल्स के केस में आरबीसीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्स। क्यों? क्योंकि आरबीसीज में जितने भी डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनिल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे हम प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में। डायग्राम समझ लो, डिफरेंसेस खुद ही समझ आ जाएंगे आपको। जो सेल कोट है वो 3 लेयर्ड है प्रोकैरियोट्स में। हाँ, पहली आ गई आपकी कैप्सूल, सेकेंड आ गई सेल वॉल, थर्ड आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे अंदर वाली है, बीच वाली सेल वॉल है और सबसे बाहर है कैप्सूल। जो न्यूक्लियस है प्रोकैरियोट्स का, उसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस एब्सेंट है।
न्यूक्लियोइड क्या होता है? द डीएनए कंटेंट, ओके, या तो क्रोमोसोम्स विच लैक न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, इसीलिए वो क्या है? न्यूक्लियोइड है। प्रोकैरियोट्स का मतलब ही होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है। अब इनको मोबाइल बनाने के लिए कौन से ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं? पहला है देखो फ्लैजुलम। फ्लैजुलम क्या है? ये लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी बीटिंग से बैक्टीरियल सेल मूव करेगा। फिर इसके अलावा कुछ स्मॉल रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको पाइलस कहते हैं। उसके अलावा फिम्ब्रिए भी होते हैं। फिम्ब्रिए क्या होता है बच्चे? छोटी छोटी जैसे टूथब्रश में ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, उसको कहते हैं फिम्ब्रिए। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिए कहते हैं, ओके। अभी आपको बताऊंगी मैं, आप अभी बस डायग्राम समझ लीजिए, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। यूकैरियोट्स का क्या मतलब है? यूकैरियोट्स का मतलब होता है, यूकैरियोट्स का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस वाले, ठीक है। यू मतलब ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस में देखो बच्चे, इट इज बाउंड बाय न्यूक्लियर एनवेलप फ्रॉम आउटसाइड। हाँ, इसमें डबल वॉल्ड सेल ऑर्गेनिल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरोक्सिसोम है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, जो कि उसमें एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। अब हम करते हैं शुरू। डिफरेंसेस, डायग्राम्स तो आपको समझ में आ गई हैं। हाँ, कैरियोट्स का मतलब है प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोट्स मतलब ट्रू न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर इज नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, मतलब इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस इज बाउंड बाय न्यूक्लियर एनवेलप, ओके, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मटेरियल इज नेकेड, नेकेड मतलब बाहर जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, इसीलिए नेकेड है, वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मटेरियल। जबकि यूकैरियोट्स में इट इज प्रेजेंट इनसाइड द डबल लेयर्ड न्यूक्लियर एनवेलप। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया था, पेरोक्सिसोम था, ईआर था, सब एब्सेंट है, और इसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, गोल्जी एपरेटस, ऑल आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। एक ऐसा ऑर्गेनेल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो दोनों में प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में। वो कौन से? राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, दे आर अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम? प्रोकैरियोट्स में दे आर अटैच टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो राइबोसोम्स यूकैरियोट्स में होते हैं वो आपको मिलेंगे साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। ये सारे ऑर्गेनेल्स का हम डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको राइबोसोम्स की लोकेशन याद हो जाएगी, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है। राइबोसोम्स, ये याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स राइबोसोम्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स के केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं। फिर राइबोसोम, प्रोकैरियोट्स में सिंगल क्रोमोसोम होता है, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, और यूकैरियोट्स में मोर देन वन क्रोमोसोम है। न्यूक्लियोलस मैंने आपको बता दिया, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट। सेल डिवीजन बैक्टीरिया में कैसे होती है? फ्यूजन से बंद होती है, 1 के 2, 2 के 4, ठीक है। और सेल डिवीजन आपकी यूकैरियोट्स में होती है माइटोटिक और मियोटिक। माइटोटिक होगी बॉडी सेल्स में, मियोटिक होगी गैमीट्स में। राइबोसोम्स अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 70S टाइप के होते हैं प्रोकैरियोट्स में और 80S टाइप के होते हैं यूकैरियोट्स में। सेल वॉल जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की, ओके। एक्सेप्शन बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए सबसे छोटा सेल है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोट है, ठीक है। प्लांट्स में सेल वॉल जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बताया था पिलाई और फिम्ब्रिए प्रेजेंट हैं, जो कि क्या करते हैं? बैक्टीरियल सेल्स को हेल्प करेंगे टू अटैच टू द सरफेसेस ऑफ द होस्ट
या रॉक की सरफेसेस के साथ अटैच करने में हेल्प करते हैं। पिलाई एंड फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया शॉर्ट ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और पिलाई शॉर्ट रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये पिलाई और फिम्ब्रिया दे आर लैकिंग इन यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में बच्चा जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनफोल्डेड होती है, ऐसे इनफोल्डेड होती है और वो बनाती है मीजोजोम। इन सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम के बहुत सारे फंक्शंस हैं, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। यूकैरियोट्स में मीजोजोम्स नहीं होती हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्रोमेटोफोर्स में प्रेजेंट होती हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यूकैरियोट्स में क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं। प्लांट सेल्स एग्जाम्पल examples of prokaryotes are bacteria, blue-green algae, PPLO, pleural pneumonia like organisms and mycoplasma. Eukaryotes में plants, animals, protozoa में क्या आता है? amoeba, paramecium, euglenia, वो सारे protozoans हैं। और fungi, ठीक है, fungi is also eukaryote। 13th point of difference है, in addition to genomic DNA there is one more circular DNA present in bacteria जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का फंक्शन होता है दे प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो अगर आपने सुना होगा कि MDR बैक्टीरियल टाइप डिजीज़ हो गई है तैयार, MDR इज़ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट डिजीज़, तो वो इसी की वजह से होती है। प्लाज्मिड्स जो प्रेजेंट होते हैं जिन बैक्टीरिया में वो उनको रेजिस्टेंट बना देते हैं टू एंटीबायोटिक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। अब नो सच एक्स्ट्रा chromosomal DNA is present in case of eukaryotes, that is plasmids are absent here। अब बच्चे मैंने अभी आपको बताया कि इनफोल्डिंग्स, दीज इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग्स जो हैं वो क्या है? मीजोजोम्स हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दीज आर राइबोसोम्स, इनके साथ क्या अटैच होता है? राइबोसोम्स आर अटैच्ड। राइबोसोम्स किस काम में आते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये मीजोसोम्स बेटा अगर प्रेजेंट है तो ये लैमेले शेप्ड भी हो सकती है, ट्यूब्यूल्स जैसी भी हो सकती है, और वेसिकल शेप्ड भी हो सकती है। लैमेले मतलब डिस्क शेप्ड, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब लाइक, वेसिकल्स मतलब स्मॉल राउंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ओके, अब फंक्शंस मैंने अभी आपको बताया था कि हम अभी डिस्कस करेंगे फंक्शंस क्या है मीजोसोम्स के। सेल वॉल फॉर्मेशन, DNA रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कैसे हेल्प करते हैं? क्योंकि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसीलिए मीजोसोम्स को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया। तो व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ बैक्टीरिया? जो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, तो वो क्या है? मीजोसोम्स। मीजोसोम्स में ऐसा क्या है? रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सेल्स को दो भाग में डिवाइड भी करता है, इसलिए रेप्लिकेट भी करता है, दो डॉटर सेल्स भी बनाता है, रेप्लिकेट करता है, दो डॉटर सेल्स बनाता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। अब इनफोल्डिंग्स है तो सरफेस एरिया तो इंक्रीज हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। उसके बाद आगे हम क्रोमेटोफोर्स में। क्रोमेटोफोर्स क्या है? जो साइनोबैक्टीरिया होता है बच्चे, उसकी ही मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस होती हैं, मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होती हैं, उनको कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। अब आगे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो होता है जो कि विच टेक्स अप द ग्राम स्टेन, और ग्राम नेगेटिव वो होता है विच डज नॉट टेक अप द ग्राम स्टेन। अब स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखेंगे आपको सारे डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। आप बच्चे ग्राम पॉजिटिव, पहली बात कि क्यों लेता है भाई ग्राम स्टेन, ऐसी क्या बात है इसमें? क्योंकि इसमें आप देखो जो बाहर की सेल वॉल है वो थिक है, वो थिक है, और किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकिन की। तो पेप्टाइडोग्लाइकिन की लेयर जो है ग्राम पॉजिटिव में थिक है, इसी की वजह से ये ग्राम स्टेन को टेकअप करता है। और ग्राम नेगेटिव में देखो ये जो लेयर है ना आपको दिख रही है, ये सिंगल वाली लेयर, दिस सिंगल वाली लेयर, ये सिंगल वाली जो लेयर है ये है पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर, ये सिंगल ही लेयर है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब थिक लेयर थी, ठीक है, मैंने यहाँ पे 4 लेयर्स बनाई है, 1 2 3 4। यहाँ पे ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर, यहाँ पे सिंगल है, थिन है पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर, इसलिए ग्राम नेगेटिव जो है वो स्टेन को, ग्राम स्टेन को टेकअप नहीं करता है, स्टेन ही नहीं होता, ओके, इसलिए वो ग्राम नेगेटिव है। अब आप और डिफरेंसेस समझो यहाँ पे मेरे बच्चों। देखो बाहर क्या है? सेल वॉल है ग्राम पॉजिटिव में, अंदर क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, दिस पार्ट इज द सेल मेम्ब्रेन, हाँ, दिस पार्ट इज द सेल मेम्ब्रेन। ये इतना जो है
दिस इज़ योर सेल मेम्ब्रेन। हाँ, अब सेल मेम्ब्रेन और जो बाहर की पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर है, ये बीच वाली इतनी जो स्पेस है, इसके बीच की जो स्पेस है, इसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। दिस स्पेस इज़ नोन एज अ पेरीप्लाज्मिक स्पेस। इसके अलावा और क्या है, आप देखो सेल वॉल में बाहर टिकोइक एसिड इज प्रेजेंट। ये एक पॉलीमर होता है, ठीक है, ग्लिसरोल का पॉलीमर है, जो कि क्या करता है, पैथोजेनेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर वाली लेयर जो है सेल मेम्ब्रेन, वो किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। उसमें प्रोटीन्स हैं, दिस इज प्रोटीन, जो कि एक कैरियर है, राइट। प्रोटीन एक कैरियर है, दिस वन इज द प्रोटीन इन द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन लेयर, इनर लेयर ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम नेगेटिव की साइड देखो, मैंने आपको बताया सिंगल लेयर ही है पेप्टाइडोग्लाइकिन की। सिंगल लेयर इज व्हाट, पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर। बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली आउटर मेम्ब्रेन है। और उसके अलावा अंदर जो है वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन में क्या क्या है, ध्यान से देखो, दिस इज पोरिन, पोरिन प्रोटीन इज देयर, जो कि इसको फ्रीली परमिएबल बनाएगी, पोर्स बनाएगी, ठीक है। और उसके अलावा बाहर क्या लगा हुआ है, ये सेल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन के बाहर लाइपोपॉलीसैकेराइड्स हैं। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स भी पॉलीमर्स होते हैं, लिपिड और शुगर्स के पॉलीमर्स हैं। और ये टॉक्सिक रिएक्शन करते हैं होस्ट्स में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के होस्ट में टॉक्सिक शॉक प्रेजेंट करते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, इसलिए खतरनाक मॉलिक्यूल समझ लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर को बाहर वाली आउटर जो मेम्ब्रेन है उसके साथ जो जोड़ने वाला ये लिंकर है, दीज लिंकर्स आर मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन, ये लिंकर्स हैं, ठीक है, जो जोड़ रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन को विद द पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर। अब पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर और जो अंदर वाली साइटोप्लाज्मिक लेयर है, इसके बीच की स्पेस अगेन ये क्या है, ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, राइट बच्चे। अंदर वाली फिर से फॉस्फोलिपिड लेयर है, ये वाली, दिस वन इज फॉस्फोलिपिड लेयर, और दिस इज प्रोटीन विच इज अ कैरियर हियर, इट मेक्स इट सेमी परमिएबल। अब आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो आपको डिफरेंसेस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राम पॉजिटिव एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस, ग्राम नेगेटिव एग्जाम्पल इकोलाई। ग्राम पॉजिटिव हैज थिक लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, ग्राम नेगेटिव हैज लिपिड रिच सेल वॉल, ओके। यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकिन की सिंगल लेयर ही होती है नेगेटिव में। सेल वॉल थिकनेस ग्राम पॉजिटिव की 20 to 80 नैनोमीटर, नेगेटिव की 8 to 10 नैनोमीटर। पेप्टाइडोग्लाइकिन लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टी लेयर्ड है पॉजिटिव में और सिंगल लेयर्ड है नेगेटिव में। टिकोइक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेजेंट इन पॉजिटिव एंड एब्सेंट इन ग्राम नेगेटिव। आउटर मेम्ब्रेन आपने किस में देखी है, नेगेटिव में देखी है, पॉजिटिव में नहीं थी। पोरिन्स आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव वाली में है, और पोरिन्स जो है, जब आउटर मेम्ब्रेन ही है तो पोरिन कौन सी होंगी, ग्राम नेगेटिव में, राइट। मीजोसोम्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं पॉजिटिव में और लेस प्रोमिनेंट हैं नेगेटिव में, राइट बच्चे। आपको पता है पॉजिटिव है तो इट विल रिटेन द ग्राम स्टेन, और नेगेटिव है इट विल नॉट रिटेन द ग्राम स्टेन। पॉजिटिव है तो इट विल रिटेन द ग्राम स्टेन, राइट। लाइपोपॉलीसैकेराइड्स आ गया। लाइपोपॉलीसैकेराइड मैंने आपको बताया टॉक्सिक रिएक्शन कॉज करते हैं होस्ट में, खतरनाक मॉलिक्यूल्स हैं, और किस में प्रेजेंट है, नेगेटिव में। टॉक्सिन्स जो प्रोड्यूस करते हैं एक्सोटॉक्सिन्स हैं इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव, एंडो और एक्सो दोनों ही हैं इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव। जो एंटीबायोटिक्स जो है उसके लिए रेजिस्टेंट होते हैं ग्राम नेगेटिव, और जो पॉजिटिव वो ससेप्टिबल होते हैं, मतलब ये मर जाएंगे और ये नहीं मरेंगे विद एंटीबायोटिक्स। अब आ गया आपका सेल वॉल, सेल एनवेलप करेंगे अब हम बैक्टीरियल सेल्स का। आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि 3 लेयर्स का है बना हुआ है, 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है एनवेलप। किस किस का बना है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। हाँ देखो, ये फर्स्ट आ गया कैप्सूल जो कि ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल, और थर्ड वन इज सेल मेम्ब्रेन, 3 लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स का कॉम्पोजिशन कैसा होता है बच्चे, अगर वो लूज शीट है जेली जैसा तो वो स्लाइम लेयर बनाएगा,
और अगर वो थिक और टफ है तो वो क्या बनाएगा, कैप्सूल बनाएगा। सेल वॉल तो आपने कर लिया है, जो कि पेप्टाइड और ग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है। फिम्ब्रिये क्या होते हैं बच्चे, फिम्ब्रिये स्मॉल ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रेजेंट, और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, अटैचमेंट टू होस्ट सेल्स। और उसके अलावा पिलाए होते हैं, पिलाए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, और ये इनका काम क्या, अगेन अटैचमेंट टू होस्ट सेल्स। इसके अलावा मोटिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं फ्लैजिलम प्रोवाइड्स मोटिलिटी, राइट, जो कि फिलामेंटस एक्सटेंशन है फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरियल सेल, ओके। अब सेल वॉल का फंक्शन क्या है बच्चे, वो बाहर से कवर कर रही है सेल को, तो क्या प्रोवाइड करेगी, शेप प्रोवाइड करेगी, स्ट्रक्चर देगी उसको, सपोर्ट देगी उसको, सेल को, हाँ। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सेल को बर्स्टिंग से या कोलैप्स करने से भी बचाती है। अब देखो बच्चे, अभी मैंने आपको बताया था मोटिलिटी प्रोवाइड कौन से पार्ट करता है, फ्लैजिला। और जो रॉक्स हैं या होस्ट की सरफेसेस हैं उसके साथ अटैचमेंट में कौन सा पार्ट हेल्प करता है, बैक्टीरिया का, पिलाए एंड फिम्ब्रिये। ये भी हो गया आपका। अब देखो, दिस इज फ्लैजिलम, दिस लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर इज देयर, और जो जहाँ से वो अराइज करता है उसको कहते हैं बेसल बॉडी या काइनेटोसोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से अराइज करता है फ्लैजिला, दैट इज बेसल बॉडी या काइनेटोसोम। ये किसका बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसका स्ट्रक्चर मैं करवाऊंगी अभी आपको साइटोस्केलेटन में, हाँ। राइबोसोम्स जो हैं प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप हैं, उसके आगे लार्ज जो सब यूनिट है वो 50S का होता है, स्मॉल सब यूनिट 30S का होता है। 50S अगेन 16S rRNA का बना है, और जो 30S है वो 5S और 23S rRNA का बना है। राइबोसोम यूकैरियोट्स में जो है वो 80S टाइप है, और 40S और 60S जो हैं उसके लार्ज और स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं। जो स्मॉल सब यूनिट है 40S वो 18S rRNA का बना है, और 60S 25S 5S एंड 5S rRNA के बने हैं। NCERT में सिर्फ आपको लार्ज और सब यूनिट्स पूछे जाएंगे, आगे 16S 5S 23 ये आगे के पार्ट्स नहीं पूछे जाते हैं, तो वो आप नीट के हिसाब से आप लर्न कर लेना, ठीक है। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है, दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अभी मैंने आपको बताया 2 पार्ट्स होते हैं इसके, लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, हाँ। और ये किस में अटैच करते हैं, mRNA चेन में। जब ये mRNA चेन पे अटैच कर देते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, पॉलीराइबोसोम। लार्ज स्मॉल सब यूनिट्स दोनों मिलकर अटैच हो जाते हैं mRNA चेन पे, जब फिर ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन्स बनती हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ भी होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ कौन कौन सी होती हैं बच्चे, कुछ फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स या कुछ ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स होते हैं प्रेजेंट, जो कि रिजर्व मटेरियल होता है बैक्टीरियल सेल्स का। दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड दे लाई इन द साइटोप्लाज्म, राइट। और वो एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। कुछ ब्लू ग्रीन या पर्पल या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में गैस वैक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, विच आर अगेन व्हाट, इंक्लूजन बॉडीज इन बैक्टीरिया। अब आ गया सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का आप स्ट्रक्चर ज़रा ध्यान से देख लो मेरे बच्चों। ओके बच्चे देखो, सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में ये जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है ये बाहर की साइड होता है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो अंदर की साइड होती हैं। देखो तो ये क्या बन गया, अंदर का पूरा हाइड्रोफोबिक कोर बन गया, ठीक है। हाइड्रोफोबिक कोर जो होता है वो नॉन पोलर होता है, मतलब इसी से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली डिफ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखना, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज़ ईजिली, ठीक है। अब एक यहाँ पे थोड़ी सी केमिस्ट्री जो है यूज़ होगी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखो कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब है कि जो पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर में डिजॉल्व होते हैं। जैसे कि NaCl पोलर है तो वो किस में डिजॉल्व होगा, पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डिजॉल्व, क्योंकि दोनों ही पोलर है। CCl4 ये पोलर नहीं होता इसलिए पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। तो इसमें थोड़ी केमिस्ट्री जो है यूज़ हो रही है। तो बच्चे जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो ईजिली डिफ्यूज़ कर जाएंगे थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं बच्चे, पोलर मॉलिक्यूल्स दे कैन पास थ्रू कैरियर्स और चैनल्स।
क्यों कहाँ पास करते हैं कैरियर्स और चैनल से? क्योंकि कैरियर और चैनल जो हैं वो इनको पास करने के लिए अंदर हाइड्रोफिलिक कोर बना देते हैं, मतलब इनका अंदर का जो पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक होगा। अब बेटा मैंने आपको बताया कि ये किसके बने हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बने हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, ये प्रोटीन्स हैं जो अंदर वाली होती हैं उनको कहते हैं इंटीग्रल। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर होंगी वो इंटीग्रल होंगी, और जो बाहर होंगी ना, बाहर वाली वो होंगी आपकी पेरिफेरल। बाहर, ये भी बाहर है, ये भी आपकी पेरिफेरल आ गई। हाँ, और इसके अलावा जो हाइड्रोफोबिक कोर है उसमें दिस कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट। कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट। कोलेस्ट्रॉल जो है फ्लूइडिटी बढ़ाता है, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी बढ़ाता है। हाँ, उसके अलावा बाहर कार्बोहाइड्रेट्स, जो ग्रीन कलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये कार्बोहाइड्रेट्स का है। अब बच्चों, अब हम पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन का इंटीरियर कैसा हाइड्रोफोबिक है, जो कि किसका बना है, फैटी एसिड की वो चेन्स हैं, टेल्स हैं जो कि बनी है लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन की। वो कैसी है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर है मतलब ये चार्ज नहीं होंगी, तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल को ही पास करने देंगी, पानी को नहीं पास करने देंगी। पानी तो पोलर है, पानी किससे पास करेगा, चैनल के थ्रू पास करेगा। उन चैनल्स को कहते हैं एक्वापोरिन्स। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक इंटीरियर इज नॉन पोलर बिकॉज दे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन विच डू नॉट इंटरैक्ट विद वाटर। तो हाइड्रोफोब का मतलब है पानी से डरता है जो। तो अंदर वाली जो लेयर है जो कि फैटी एसिड की टेल्स की बनी है वो हाइड्रोफोबिक होती है, पानी से डरने वाली। और हाइड्रोफिलिक मतलब बाहर जो हेड्स है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो पानी को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। हाँ, नॉन पोलर मैंने अभी बताया आपको, नॉट चार्ज्ड। ठीक है, नॉन पोलर का मतलब विच इज़ नॉट चार्ज, एग्जाम्पल CCl4। तो हाइड्रोफोबिक कोर जो होता है वो नॉन पोलर होता है, और वो सिर्फ नॉन पोलर जो कि अनचार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हीं को ही पास करने देगा। करेंगे हम धीरे धीरे, आप समझिए ज़रा। प्रोटीन्स दो टाइप की हैं, मैंने आपको बताया, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। इंटीग्रल होती हैं इनसाइड द फॉस्फोलिपिड लेयर, और पेरिफेरल होंगी सरफेस पे। लिपिड्स अगेन दो टाइप्स के हैं, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर जो बनाते हैं वो किसके बने, हाइड्रोफोबिक टेल्स के हैं, हाइड्रोफिलिक हेड के हैं। ओके, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बिटवीन द हाइड्रोफोबिक टेल्स। ओके, हाइड्रोफोबिक टेल्स के बीच में प्रेजेंट है। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स आगे, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे होते हैं मेम्ब्रेन के, मतलब बाहर वाली साइड, यहाँ पे दिस पार्ट। अब ध्यान से समझिएगा, द लिपिड बाइलेयर इज सेमी परमिएबल। मतलब क्या है इसका, अलाउ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू डिफ्यूज अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, सिर्फ कौन से वाले डिफ्यूज करेंगे इजीली, नॉन पोलर जो होंगे। ठीक है, और पोलर जो होंगे वो कहाँ से डिफ्यूज करेंगे, कैरियर्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, इट कीप्स द सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम बिकमिंग स्टिफ। मतलब वो सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड रखेगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा। ओके, by preventing phospholipids from being too closely packed together. Cholesterol is not found in membrane of plant cells, remember that. Glycolipids are located in cell membrane surfaces and they help to recognize other cells of the body. Glycolipids जो मैंने आपको बोला सेल के सरफेस पे होंगे, ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पे सेल के सरफेस पे होंगे। these carbohydrates, हाँ, ये क्या करते हैं, दूसरे सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिकग्निशन में हेल्प करते हैं। फिर आ गया पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो बाहर वाली हैं वो किसका काम करती हैं, रिसेप्टर्स का काम करते हैं, दैट इज रिकग्निशन ऑफ अदर सेल्स एंड कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सच एज एंटीजेंस। ओके, तो दूसरे सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, फॉरेन मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए पेरिफेरल प्रोटीन्स भी रिसेप्टर्स का काम करती हैं। पेरिफेरल प्रोटीन की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया की साइटोक्रोम C और एरिथ्रोसाइट की स्पेक्ट्रियन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का। और पेरिफेरल कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द इनर एंड द आउटर लीफलेट, इनर एंड द आउटर लीफलेट ऑफ द मेम्ब्रेन। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ भी प्रेजेंट हो सकती है ऑन द इनर
लीफलेट एंड ऑन द आउटर लीफलेट, ओके, दोनों साइड हाँ प्रेजेंट हो सकती है। एंड इट कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस करा रही हूँ मैं आपको इंटीग्रल और पेरिफेरल प्रोटीन्स में। इंटीग्रल प्रोटीन्स जो हैं वो किस काम में आती हैं? दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेंगी किसकी? आयंस की, स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, एंड दे एक्ट एज कैरियर्स और ट्रांसपोर्टर्स और चैनल्स। ठीक है, एंड ऑल्सो एंजाइम्स। इनकी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन, रोडोप्सिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंटीग्रल प्रोटीन्स ग्लाइकोफोरिन, रोडोप्सिन, और जो पेरिफेरल थी उसकी एग्जाम्पल है माइटोकॉन्ड्रियल, साइटोक्रोम सी एंड एरिथ्रोसाइट स्पेक्ट्रिन। और इनको रिमूव कर सकते हैं इंटीग्रल को विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट्स। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। और इंटीग्रल होती क्या है? एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। अब व्हाट मेक्स द सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड? सेल मेम्ब्रेन फ्लूइड होती कैसे बच्चे? सेल मेम्ब्रेन अभी मैंने आपको बताया क्या अंदर कोलेस्ट्रॉल है और फॉस्फोलिपिड्स की बनी है। ठीक है, ये क्या रखते हैं? सेल मेम्ब्रेन को फ्लूइड रखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या चीज़ है जो मूव कर सकती है? ये समझो सी ऑफ लिपिड्स है, इसमें क्या मूव कर सकती हैं? प्रोटीन्स मूव कर सकती हैं। अब आइए पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स? लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। और ये इसको कैसा अपीयरेंस दे देते हैं? मोज़ेक का। मोज़ेक पेंटिंग जैसी होती है, अलग अलग टाइल्स, अलग अलग कलर की टाइल्स की इकट्ठा कर दो, मोज़ेक लुक आएगा वो। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन है, मोज़ेक। नाउ द मॉलिक्यूल्स मूव कॉन्स्टेंटली। कौन से मॉलिक्यूल्स? प्रोटीन्स मूव करती हैं। कैसे मूवमेंट्स करती हैं? लेटरल एंड फ्लिप फ्लॉप। लेटरल और फ्लिप फ्लॉप क्या हुई? लेटरल हुई जैसे आई विल शो यू हियर इन द डायग्राम। लेटरल हुई टू एंड फ्रो, ऐसे टू एंड फ्रो मूवमेंट। फ्लिप फ्लॉप एक लेयर से दूसरी लेयर में चले जाना। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट्स होती हैं। किस में होती हैं बच्चे? होती हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर। कौन करता है ये मूवमेंट्स? प्रोटीन्स करती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड कासी फ्लूइड फिल्ड बिकॉज सेल मेम्ब्रेन्स आर पार्टली फ्लूइड एंड पार्टली सॉलिड। कासी फ्लूइड फिल्ड नेचर ऑफ फॉस्फोलिपिड इनेबल्स द मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स, जो कि मैंने आपको बता दिया कि लेटरल मूवमेंट भी होती है और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी होती है। अब फ्लूइडिटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन। Ability to move within the membrane, it is known as fluidity. The proteins, protein कौन मूव करता है? प्रोटीन। They can move or float freely in the lipid bilayer. मोज़ेक मैंने अभी बताया आपको कि प्रोटीन्स और लिपिड्स जो हैं ये अरेंज होते हैं इन मोज़ेक फैशन, जैसे कि एक मल्टी कलर टाइल्स होती हैं जो कि मोज़ेक पिक्चर बनाती हैं। ट्रांसपोर्ट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको समझ लेना। वो ही यहाँ पे अप्लाई होगा। क्या? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, ये आप फंडा याद कर लो। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, वही ट्रांसपोर्ट थ्रू सेल मेम्ब्रेन में यूज़ होगा। मतलब नॉन पोलर जो है वो इजीली पास करेगा, पोलर जो है इजीली पास नहीं करेगा, उसके लिए स्पेशल कैरियर्स चाहिए होंगे या फिर चैनल्स चाहिए होंगे। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन जो है ना बच्चे वो सेमी परमिएबल होती है, आपको पता है। वो कुछ मॉलिक्यूल्स को तो पास करने देती है और कुछ को नहीं करने देती है। अब मॉलिक्यूल्स हैव टू क्रॉस मेम्ब्रेन बैरियर। मेम्ब्रेन बैरियर है किसका? वो हाइड्रोफोबिक और जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है ये मेम्ब्रेन बैरियर बना के रखती है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी। पोलर हाइड्रोफिलिक हेड्स जो होते हैं बाहर वाले, दे लाई टूवर्ड्स आउटसाइड, एंड नॉन पोलर जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो इनसाइड होती हैं। अब ट्रांसपोर्ट जो होता है क्रॉस द मेम्ब्रेन अकर्स इन 3 डिफरेंट वेज। अब देखो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ना बेटा, पैसिव मतलब जिसको एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो किस चीज़ को नहीं होगी ज़रूरत? जो स्मॉल और अनचार्ज सॉल्यूट्स हैं वो ईजिली डिफ्यूज़ कर जाएंगे फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब तक वो तब तक डिफ्यूज़ करते रहेंगे जब तक दोनों साइड इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता, मतलब सिमिलर कंसनट्रेशन नहीं हो जाती। एग्जाम्पल है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है और अंदर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन तब तक अंदर आएगी जब तक दोनों साइड सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं होंगे। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। राइट, ये होगी आपकी एग्जाम्पल पैसिव डिफ्यूजन की। पोलर याद रखना चार्ज, नॉन पोलर यानी कि नॉट चार्ज्ड।
अब ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया अलग से आपको। बिग और जो पोलर मॉलिक्यूल्स है ना, इनको डिफ़िकल्टी होती है टू पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट्स वाई चैनल्स एंड कैरियर प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। और ये चीज़ मैं आपको बार बार दोहरा रही हूँ अपने लेक्चर में। ऑस्मोसिस के थ्रू कौन मूव करता है? वाटर। ऑस्मोसिस आप याद रखना, वाटर मूव्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, इसमें भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं आती। अब आइए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बेटा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ काइंड ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। हो रही पैसिव क्यों? क्योंकि इसमें भी एटीपी नहीं चाहिए। तो ये फैसिलिटेटेड क्यों है भाई? ये डिफ्यूजन से लग क्या है इसमें? डिफ्यूजन से लग ये है कि इसमें कुछ स्पेशल ट्रांसपोर्टर्स चाहिए होते हैं, जैसे कि चैनल्स या कैरियर्स। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होती है ना बच्चे, दो टाइप की होती हैं, चैनल्स एंड कैरियर्स। चैनल प्रोटीन्स क्या होती हैं बच्चे? दे आर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स दैट फोल्ड इन सच अ वे टू फॉर्म अ चैनल और पोर थ्रू द मेम्ब्रेन। चैनल प्रोटीन्स हैव हाइड्रोफिलिक कोर। मैंने आपको बोला था चैनल्स और कैरियर्स ये क्यों डिफरेंट है, ये कैसे मूव करने देते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर से? क्योंकि अंदर से ये हाइड्रोफिलिक कोर प्रोवाइड करते हैं, जिससे जो पोलर कंपाउंड्स हैं इजीली पास थ्रू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल है एक्वापोरिन। एक्वापोरिन चैनल प्रोटीन है जो कि पानी को, वाटर की मूवमेंट को अलाउ करता है थ्रू द मेम्ब्रेन। ओके, और काफ़ी हाई रेट पे हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखो, ये डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है, दिस इज़ ऑफ चैनल प्रोटीन, दिस इज़ अ चैनल प्रोटीन। हाइड्रोफोबिक कोर जो है ये अलाउ नहीं करेगा, इसलिए चैनल प्रोटीन चाहिए होगी। दिस इज़ चैनल प्रोटीन। तो ये क्या करेगा? हेल्प करेगा इन द मूवमेंट ऑफ वाटर हो गया, जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर टू इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन। कैसे करता है ये हेल्प? इट प्रोवाइड्स हाइड्रोफिलिक कोर। तो चैनल प्रोटीन्स जो बच्चे दो टाइप की होती हैं, ओपन भी होती हैं और गेटेड भी होती हैं। गेटेड जो होती हैं बेटा वो कभी खुलती हैं और कभी क्लोज होती हैं, इसीलिए इनको गेटेड कहते हैं। अब गेटेड जो है दो टाइप की हैं, लाइगेंड गेटेड भी होती हैं और वोल्टेज गेटेड भी। लाइगेंड गेटेड जो होती हैं, जब लाइगेंड आके इनके साथ मर्ज करेगा या ज्वाइन करेगा तब जाके ये ओपन करेंगी, मतलब पास कार्ड का काम कर रहा है ये लाइगेंड। ठीक है, ये आके जब ज्वाइन करेगा इनके साथ चैनल प्रोटीन्स के साथ, तभी वो खुलेंगी और उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी। एग्जाम्पल है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इन न्यूरॉन्स। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वोल्टेज गेटेड जो होती हैं वो सोडियम आयन पोटेशियम आयन्स जो रिसेप्टर्स होते हैं मसल्स में या न्यूरॉन्स में, तो वो वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। ठीक है, ओपन होगी आपकी एक्वापोरिन्स, ओपन। ठीक है, तो गेटेड याद रखना वो होते हैं जो लाइगेंड या आयंस के लगने से ओपन होंगे, नॉर्मली वो क्लोज रहेंगे। ठीक है, मतलब जैसे आपको गेट पे आई कार्ड दिखा के अंदर आना पड़ता है, वही काम करता है ये गेटेड चैनल प्रोटीन। ओके, फिर आगे आपका फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट जो है मैंने आपको बता दिया, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड ग्लूकोज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ग्लूकोज का पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नीट के एग्जाम से, कि ग्लूकोज कौन सी ट्रांसपोर्टेशन के कौन सी टाइप से सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है इसका एग्जाम आंसर। अब आगे हम कैरियर प्रोटीन्स में। कैरियर प्रोटीन्स आर अ काइंड ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब ये कैसे हेल्प करेंगी बेटा? जब इसके साथ कोई सब्सटेंस या मॉलिक्यूल बाइंड करता है तो जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें कुछ उसकी शेप में कुछ चेंज आता है। ठीक है, उस चेंज आने की वजह से जो बाउंड मॉलिक्यूल है वो मूव करता है थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दीज कैरियर प्रोटीन्स यूजुअली ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स आर टू लार्ज, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नॉर्मली डिफ्यूजन से पास नहीं हो पाएंगे, तो कैरियर प्रोटीन्स लार्ज मॉलिक्यूल्स को, जैसे कि ग्लूकोज हो गया और अमाइनो एसिड हो गया, उसको हेल्प करेंगी ट्रांसपोर्टेशन में। ये आप देखो, ये समझो कि दिस इज़ ग्लूकोज। ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले लो, लार्ज मॉलिक्यूल है। अब बच्चे ये जो मॉलिक्यूल है, ये जब इसके साथ बाहर बाइंड करेगा, कैरियर प्रोटीन है इस कैरियर प्रोटीन ने इसके साथ बाइंड किया तो इसकी शेप में चेंज आया, और उसके बाद ये जो ग्लूकोज है इसकी ट्रांसपोर्टेशन हुई। इसकी ट्रांसपोर्टेशन से ये अंदर वाली साइड जो है साइटोप्लाज्मिक साइड, वहाँ पे ये इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई।
तो ये कैरियर प्रोटीन्स का काम है जो लार्ज मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करती है। फिर आगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है बच्चे, एक्टिव से पता चल रहा है एटीपी रिक्वायर होगी। अब ये कौन सी सब्सटेंसेस को हेल्प करेगी? स्मॉल आयंस को भी हेल्प करती है और लार्ज मॉलिक्यूल्स को भी हेल्प करती है। लार्ज मॉलिक्यूल्स को हेल्प करने वाली एंडोसाइटोसिस है। एंडोसाइटोसिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद रखना। और एंडोसाइटोसिस का 2 टाइप होता है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। ये सारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आ रहा है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हेयर द मॉलिक्यूल्स और द सब्सटेंसेस मूव अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। 2 बातें, एक तो एटीपी चाहिए और दूसरा दीज सब्सटेंसेस मूव अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखिए यहाँ एटीपी के लिए कुछ जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, दे कैन बी यूनिपोर्टर। यूनिपोर्टर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा। सिम्पोर्टर जो है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स है, देखो ए एंड बी, 2 मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, मतलब अंदर कोई आ रहे हैं यहाँ पे। एंटीपोर्टर, एंटीपोर्टर में ये देखो ए जो है, ए बाहर आ रहा है और ए अंदर आ रहा है और बी जो है वो बाहर जा रहा है। कैन यू सी दैट? एंटीपोर्टर में क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट बेटा, अब ये 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एटीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन एटीपी, और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट यूजेस इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट मतलब अगर बाहर पॉजिटिव चार्ज हो जाए अंदर नेगेटिव, या फिर बाहर नेगेटिव चार्ज हो जाए अंदर पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो कि आपका प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एस्टेब्लिश करेगा, उसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। प्राइमरी एक्टिव किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। और सेकेंडरी एक्टिव अमाइनो एसिड, लैक्टोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल वॉल बेटा, सबसे पहली बात नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है और सेल मेम्ब्रेन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होता है। इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और किस में प्रेजेंट है? बैक्टीरिया में भी आपने देखा, और प्लांट्स और फंगस में भी ये होता है। ये इसका काम क्या है? एक तो ये शेप देता है सेल को, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम एनी डैमेज, और प्रिवेंट्स एनी अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल्स टू एंटर इनसाइड द सेल एंड हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। एल्गी जिसका सेल वॉल का बना है, वो उसका मटेरियल क्या है? सेल्यूलोज, ग्लैक्टिन्स, मैनिन्स, ठीक है। मिनरल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। फंगल सेल वॉल काइटिन की बनी है। बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी है। प्लांट्स की सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की बनी है। मिडल लैमेला, दिस इज मिडल लैमेला। मिडल लैमेला is a layer of calcium pectate. Important question है। मिडल लैमेला which holds or glues the 2 neighboring cells together। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू दिखाऊंगी मिडल लैमेला। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है बिटवीन 2 सेल्स। और जो यंग प्लांट सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? वो प्राइमरी सेल वॉल होती है विच इज़ कैपेबल ऑफ ग्रोथ। और जब सेल मेच्योर अप हो जाता है तो सेकेंडरी सेल वॉल भी इज लेड डाउन इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। अभी आप देखो मेरे बच्चों, देखो ये डायग्राम समझो। इसमें देखो मेरे बच्चों, दिस इज मिडल लैमेला। किसका बना है? कैल्शियम पैक्टेट का बना है। ये जो रेड मैंने ड्रॉ किया है, ये क्या करता है? 2 सेल्स को आपस में सीमेंट की तरह काम करता है। 2 सेल्स को आपस में ग्लू करता है, जोड़ के रखता है मिडल लैमेला। फिर मैंने आपको बताया प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल एंड द अदर सेल। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन जो 2 सेल्स के बीच में होता है वो प्लाज्मोडेस्मेटा है, ठीक है। और ये मिडल लैमेला सीमेंट की तरह काम करता है जो 2 सेल्स को आपस में ज्वाइन करके रखता है। मिडल लैमेला के अंदर आती है प्राइमरी सेल वॉल, उसके अंदर आती है सेकेंडरी सेल वॉल। याद रखना, प्राइमरी सेल वॉल पहले बनी है, फिर बनेगी सेकेंडरी सेल वॉल, ओके। और सबसे अंदर आ गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मिडल लैमेला कहाँ होता है? सबसे बाहर, जो प्राइमरी सेल वॉल के भी बाहर होगा, जो 2 सेल्स को आपस में जोड़ रखेगा। प्लाज्मोडेस्मेटा रिमेंबर इज द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन द 2 सेल्स।
अब डिफरेंसेस आ गए आपके प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल में। प्राइमरी सेल वॉल अभी मैंने आपको करा दिया डायग्राम, तो आपको पता चल जाना चाहिए, ग्रोइंग सेल्स में होती है और ये मैच्योर सेल वॉल्स में बनती है। प्राइमरी सेल वॉल लाइज इंटरनल टू द मिडल लैमेला, अभी मैंने आपको बताया अंदर होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल प्राइमरी सेल वॉल के भी अंदर होती है। प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है बेटा, ये ग्रोइंग सेल्स में होगी, तो पता है आपको, थिन होगी, इलास्टिक होगी, और इट विल बी कैपेबल ऑफ एक्सटेंशन और एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि ग्रोथ होनी है भाई, ग्रोइंग सेल्स हैं तो उनकी ग्रोथ होनी है, तो इसीलिए वो इलास्टिक सेल वॉल होगी। और सेकेंडरी सेल वॉल जो होगी वो रिजिड हो जाएगी, मेच्योर हो गया सेल तो उसकी ग्रोथ की कोई ज़्यादा मान्यता है नहीं, इसलिए वो रिजिड सेल वॉल बन जाती है उसमें, एंड इट इज़ इनकैपेबल ऑफ एक्सपेंशन। प्राइमरी सेल वॉल जो है इट ग्रोज बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट ग्रोज बाई एडिशन ऑफ वॉल मटेरियल विद इन द एग्जिस्टिंग वन। ठीक है, मतलब ये अगर प्राइमरी वॉल है तो जो बाकी जो न्यू वॉल मटेरियल बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, विद इन द एग्जिस्टिंग वन। इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इंटरसेप्शन, इसको कहेंगे इंटरसेप्शन। और जो सेकेंडरी सेल वॉल है ये कैसे होगा, इसकी जो एडिशन होती है न्यू वॉल मटेरियल की, इट अकर्स ऑन द एग्जिस्टिंग वन। न्यू वॉल मटेरियल जो बनेगा इट विल अकर ऑन द एग्जिस्टिंग वन, पुराने के ऊपर नया ऐड होगा ऑन द एग्जिस्टिंग वन, वो होगा एक्रीशन। ठीक है, अगर नया पुराने के अंदर बन रहा है तो इंटरसेप्शन, और अगर पुराने के ऊपर नया वॉल मटेरियल ऐड हो रहा है तो वो हो गया एक्रीशन। तो एक्रीशन किस में हो रही है मेरे बच्चों, सेकेंडरी सेल वॉल में, और इंटरसेप्शन हो रही है प्राइमरी सेल वॉल में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइमरी सेल वॉल सिंगल लेयर का ही बना होता है, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो मैनी लेयर्स की बनी होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, प्राइमरी की सिंगल और सेकेंडरी की मैनी लेयर्स होती हैं, S1 S2 S3 सेकेंडरी सेल। अब इनमें से थिक कौन सी है, सेकेंडरी सेल वॉल थिक है, प्राइमरी थिन है। सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स आर लूजली रेंज्ड, ध्यान दें, लूजली रेंज्ड इन प्राइमरी सेल वॉल। सेल्यूलोस माइक्रोफाइब्रिल्स आर कंपैक्टली रेंज्ड। ठीक है, क्योंकि रिजिड है तो कंपैक्टली रेंज, सीधी बात। पिट्स जो है प्राइमरी में एब्सेंट होते हैं, और पिट्स जो हैं वो सेकेंडरी में प्रेजेंट होते हैं। ये देखो डायग्राम में, सेकेंडरी सेल वॉल में दिस इज सेकेंडरी सेल वॉल, और इसमें इसके बीच में दिस पार्ट इज पिट, दिस पार्ट इज पिट। प्राइमरी में नहीं है ये। प्राइमरी जो है इट लैक्स एडिशनल वॉल मटेरियल, और जो सेकेंडरी है उसमें लिग्निन और सुब्रिन एडिशनल डिपोजिशंस होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल वॉल ख़त्म। नेक्स्ट आया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो किस किस का बना है, ER मतलब गोल्जी एपरेटस, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, ये है आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। देखो ये दोनों साथ साथ ही होते हैं, ER और GA, हाँ दोनों साथ साथ ही होते हैं, और इन दोनों को से बनने वाली दो और सेल ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं। तो ये सारा क्या बनाता है इकट्ठा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, मतलब सेल के अंदर वाला मेम्ब्रेनस सिस्टम, जिसमें काफ़ी सारी एक्सटेंसिव मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है, और उनसे राइज होने वाले दो ऑर्गेनेल्स हैं, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में से सबसे पहले वी विल टेक अप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिस्कवर करने वाले थे पॉटर, क्लॉड एंड फुलमैन। पॉटर, क्लॉड एंड फुलमैन 1953 में हुई है डिस्कवरी। लोकेशन इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। ओके, स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखो बच्चे, दिस इज व्हाट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये किसका बना है, ये बना है सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बाहर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो आपका जो रफ ER है उसमें सिर्फ सिस्टर्ने प्रेजेंट है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स आर नॉट पार्ट ऑफ रफ ER। उसके बाद आ गया आपका सेकेंड पार्ट, देखो यहाँ पे ट्यूब्यूल्स है। ट्यूब्यूल्स में दे आर डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स, यहाँ पे कोई राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है ट्यूब्यूल्स में, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। और इनमें राइबोसोम्स नहीं है, तो ये क्या बनाएंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER बनाएंगे। तो ट्यूब्यूल्स सिर्फ किसका पार्ट है, SER का।
सिस्टर ने किसका पार्ट है, आर ई आर का। सिस्टर ने किसका पार्ट है, आर ई आर का, याद रखना। और जो एस सी आर है दैट गिव्स राइट्स टू वेसिकल्स, जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स अराइज होंगे ट्यूब्यूल से वो होंगे वेसिकल्स। तो 3 पार्ट आ गए आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सिस्टर ने, नंबर 2 ट्यूब्यूल्स और नंबर 3 वेसिकल्स। तो पहले आ गया सिस्टर ने। सिस्टर ने क्या है, फ्लैटेंड अनब्रांच्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स विच बेयर राइबोसोम। ध्यान दें राइबोसोम्स कहाँ है, ई आर में, सिस्टर ने में है। ऑन द सरफेस ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स लैक राइबोसोम्स, मतलब ट्यूब्यूल्स किसका हिस्सा होंगे, एस ई आर का। सिस्टर ने किसका हिस्सा होंगे, आर ई आर का, ठीक है। वेसिकल्स, वेसिकल्स क्या है, ओवल राउंडेड वैक्यूल लाइक एलिमेंट्स विच आर फ्री ऑफ राइबोसोम्स, इनमें भी कोई राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। अब आपको एस सी आर और आर ई आर का तो वैसे स्ट्रक्चरल डिफरेंस तो समझ में आ ही गया है। आर ई आर किसका सिस्टर ने के बने होते हैं और जो एस सी आर है वो किसका बना है, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स का बना होता है। जो आर ई आर है उसमें राइबोसोम्स होते हैं और इसमें नहीं होते हैं। सी आर में, आर ई आर में यूजुअली लाइज डीप इन द साइटोप्लाज्म, डीप इन द साइटोप्लाज्म, और एस सी आर नियर द सेल मेम्ब्रेन। डीप इन द साइटोप्लाज्म क्यों, क्योंकि बेटा ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से भी आर ई आर अटैच्ड होता है, अब आउटर मेम्ब्रेन से, ओके। और आर ई आर में अगर राइबोसोम्स है तो इनका फंक्शन क्या है, सिंथेसाइज प्रोटीन्स। एस सी आर में राइबोसोम्स नहीं है तो इनका फंक्शन क्या है, लिपिड्स, स्टेरॉइड्स और ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। आर ई आर अराइजेस फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस बाय आउटफोल्डिंग, ओके। और जो एस सी आर है इट अराइजेस फ्रॉम आर ई आर बाय डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम्स। अभी आप देखो एस सी आर कैसे बना, ये जो आर ई आर है इसके राइबोसोम्स निकल गए तो क्या बन गया, एस सी आर बन गया, ठीक है ना, डिटैच हो गए राइबोसोम्स। तो एक और फंक्शन आ गया आपका, आर ई आर गिव्स राइज टू एस सी आर, और जो आपका एस सी आर है इट गिव्स राइज टू गोल्जी apparatus, लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स। यहाँ पे देख लो आप, दिस इज योर न्यूक्लियस, ये अंदर है आपका न्यूक्लियस। जस्ट अ मिनट, अंदर क्या है ये, दिस इज योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर दिस इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या अटैच्ड है, दीज आर व्हाट, दीज आर राइबोसोम्स, दिस इज स्टडीड विद राइबोसोम्स। काम क्या है इसका, प्रोटीन सिंथेसिस। हाँ, फिर ये राइबोसोम्स आ गए बच्चे आपके, जो कि आर आर में, आर ई आर में प्रेजेंट है। अब दिस पार्ट, ठीक है, जो स्मूथ होगा बच्चे, जहाँ पे दिस पार्ट इज, जो स्मूथ है जहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट है वो क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वेसिकल्स बनाता है। मैंने आपको बताया था वेसिकल्स बनाएगा और वो वेसिकल्स कहाँ पे मर्ज करती हैं, गोल्जी apparatus के साथ जाके मर्ज करती हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप गोल्जी apparatus भी समझ लो। गोल्जी apparatus किसका बना है, सिस्टर ने का बना है। सिस्टर ने ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ओके, या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज सिस्टर ने बच्चे। और इसका जो सिस फेस है, सिस फेस दैट इज टूवर्ड्स न्यूक्लियस, इसकी स्पेसिफिक पोलैरिटी होती है गोल्जी apparatus की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के हिसाब से, गोल्जी apparatus का सिस फेस इज टूवर्ड्स आर ई आर एंड ट्रांस फेस इज टूवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। अब जो गोल्जी apparatus है उसका फंक्शन क्या है बेटा, इट गिव्स राइज टू वैक्यूल्स एंड लाइजोसोम्स, ठीक है। और ये सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाता है गोल्जी apparatus, ठीक है, सेक्रेटरी वेसिकल्स। तो 3 फंक्शन आ गए, सेक्रेटरी वेसिकल्स बनाना, वैक्यूल्स बनाना और लाइजोसोम्स बनाना, गोल्जी apparatus का फंक्शन आ गया, ठीक है। सेक्रेटरी वेसिकल्स जैसे पैनक्रियाटिक सेल्स में सेक्रेटरी वेसिकल बनी जिसमें जाइमोजन होगा, ठीक है, जो डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो जाइमोजन को क्या करेगा, गोल्जी apparatus सेल के बाहर सिक्रीट करेगा, वो होती है सेक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है। पैनक्रियाटिक सेल्स में काफ़ी अबंडेंट गोल्जी apparatus होते हैं इसीलिए। अच्छा, अब आ गया आपके फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो ये एक्सटेंसिव नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का सेल के अंदर, तो ये क्या बना करता है,
It helps in the transport of materials from one cell to another. It also helps in formation of desmotibules. बेटा desmotibules होते हैं या कुछ नहीं, एक ER का दूसरे ER के साथ एक्सटेंशन, ट्यूबुलर एक्सटेंशन ऑफ वन ER टू अनदर, और होता है ये प्लांट सेल्स में, डेस्मोटिब्यूल्स कहते हैं, ठीक है ना। और ये प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है ना, उसके अंदर एक्सटेंड करता है डेस्मोटिब्यूल्स। एक ER का दूसरे ER के साथ कनेक्शन इज डेस्मोटिब्यूल इन प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। नेक्स्ट, इट ऑल्सो कीप्स ऑल द सेल ऑर्गेनेल्स प्रॉपरली प्लेस्ड, ठीक है, एंड फॉर्म्स द सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ द सेल। ER हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है ये ER, तो ये एक्सचेंज में भी हेल्प करता है ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब RER का फंक्शन आपको पता है कि राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस सबसे प्राइमरी फंक्शन है RER का। प्रोटीन्स इन ER ल्यूमेन आर पैकेज, जैसे गिफ्ट रैपिंग होती है ना, वैसे ही प्रोटीन्स, जैसे ये प्रोटीन्स हैं उसको वेसिकल के अंदर रैप कर देते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स इन द ER ल्यूमेन, मतलब जो ER है ना, दिस इज ER की जो अंदर वाली साइड होती है उसको कहेंगे ल्यूमेन। ER ल्यूमेन के अंदर जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी पैकेजिंग होती है, किस में पैकेजिंग होती है? इन द मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल के अंदर ये बाउंड होती है, एंड इट इज एक्सपोर्टेड टू गोल्जी एपरेटस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। गोल्जी एपरेटस में क्या इसकी प्रोसेसिंग होगी, इसके साथ कुछ शुगर्स अटैच हो जाएंगी, ठीक है, तो वो गोल्जी एपरेटस में हम पढ़ेंगे, ठीक है। और दीज वेसिकल्स जो ER में पैकेज होंगी वो कहाँ जाएंगी? गोल्जी एपरेटस में जाएंगी। ये मैंने आपको बताया था ना, गोल्जी एपरेटस से SCR से निकली ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के सिस फेस में ये मर्ज हो जाएंगी, फिर गोल्जी एपरेटस के ल्यूमेन में इनकी कुछ मॉडिफिकेशन होगी, और फिर ये ट्रांसफेस के थ्रू ये बाहर आएंगी, और फिर ये सेल के बाहर ये सिक्रीट आउट हो जाएंगी। ओके मेरे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? चलो, फिर RER का मैंने एक और फंक्शन बताया आपको, ठीक है। RER क्या करता है? इट ऑल्सो गिव्स राइज टू SCR, कैसे? बाय लॉस ऑफ राइबोसोम्स। फिर फंक्शंस ऑफ SCR के क्या फंक्शंस हैं? टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, लिपिड, स्टेरॉइड्स, ग्लाइकोजन एंड विजुअल पिगमेंट्स। आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के हिसाब से। इट टेक्स पार्ट इन डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, डिटॉक्सिफिकेशन, that is it converts harmful materials into harmless ones for excretion. Okay. अब देखो बच्चे, आप देख रहे हो ये सेल का स्ट्रक्चर, दीज आर डेस्मोटिब्यूल्स। डेस्मोटिब्यूल्स क्या है? ये एक ER, सेल का एक ER दूसरे के साथ कनेक्टेड है थ्रू डेस्मोटिब्यूल्स, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट सेल में, हाँ। और जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होते हैं दो सेल्स के बीच में, उनको कहते हैं हम प्लाज्मोडेस्मेटा। अब आगे हम गोल्जी एपरेटस में। गोल्जी एपरेटस, अब गोल्जी एपरेटस की डिस्कवरी करने वाले हैं कैमिलो गोल्जी, इन्हीं पे नाम पड़ा है। गोल्जी एपरेटस 1898 में हुई थी। लोकेशन, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, लेकिन RBC में एब्सेंट है बेटे, और प्रोकैरियोट्स में भी एब्सेंट है। अब स्ट्रक्चर आ गया आपका गोल्जी एपरेटस का। It consists of smooth membrane-bound vesicles, membrane-bound sac-like structures called cisternae. These are cisternae. मैंने side by side diagram भी draw किया है। और cisternae are placed in parallel rows. आप देख लो parallel rows हैं, हाँ। These give rise to vesicles known as secretory vesicles. Already आपको बता चुकी हूँ। और बेटा this Golgi apparatus, when it is present in plant cells, it is known as dictyosome. Desmotibule क्या है? ER. Dictyosome क्या है? गोल्जी एपरेटस। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डिस्टिंक्ट पोलैरिटी होती है सिस फेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस एंड ट्रांस फेस टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और गोल्जी एपरेटस के सिस्टर्ने के साथ कोई राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते हैं। फंक्शंस क्या है गोल्जी एपरेटस को? गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके फंक्शंस क्या हैं? इट इज़ सिक्रेटरी ऑर्गन या ऑर्गेनील ऑफ द सेल।
दे पैकेज मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन सेल एंड ट्रांसपोर्ट्स इट आउट, सेल के बाहर निकाल देना. फॉर एग्जांपल जाइमोजन बाय पैनक्रियाटिक सेल, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है. ओके, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स एंड वैक्यूल्स. ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ मैं. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. मॉडिफिकेशन ऑफ शुगर, गोल्जी एपरेटस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडिफिकेशन ऑफ शुगर. जैसे कि प्रोटीन्स के साथ शुगर अटैच हो गई तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन गया, लिपिड्स के साथ शुगर अटैच हुई तो ग्लाइकोलिपिड बन गया. तो ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स कहाँ बनेंगे? गोल्जी एपरेटस में जाकर के बनते हैं. फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइकोसिस, निमेटोसिस एंड ऑल्सो एक्रोजोम ऑफ स्पर्म. ठीक है, उसके बाद आगे हम लाइजोसोम्स में. अब लाइजोसोम्स बच्चे, लाइजोसोम्स वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे. क्या है ये? स्फेरिकल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. इसके अंदर होता क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं जिसको कहते हैं हाइड्रोलेजेज. ये एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल है. पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल मतलब इनके बहुत सारी अलग अलग शेप्स होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टेट्स इनके अलग अलग हैं. अब वन बाई वन हम करेंगे इनके डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टेट्स. ठीक है, और ये इनका ओरिजिन कहाँ से होता है? या तो SCR से होता है या तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स से होता है. ठीक है, अब आगे प्राइमरी लाइजोसोम. प्राइमरी लाइजोसोम्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ एंजाइम्स होंगी. सेकेंडरी लाइजोसोम्स वो होते हैं जिनमें जो डाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो एंटर कर जाता है. ठीक है, वो आगे आपके सेकेंडरी लाइजोसोम. फिर आगे रेसिडुअल बॉडीज. अब जो मटेरियल अंदर आया लाइजोसोम के अंदर, उसकी डाइजेशन हो गई. उसकी डाइजेशन होने के बाद जो इनडाइजेस्टिबल मटेरियल उसके अंदर रह जाएगा उसको कहेंगे रेसिडुअल बॉडीज. रेसिडुअल बॉडीज. ओके, इन एडिशन टू दिस बेटा, सेकेंडरी लाइजोसोम को आप हेट्रोफैगिक लाइजोसोम भी कहते हैं या डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहते हैं. तो हेट्रोफैगिक लाइजोसोम अगर क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूज मत होना, दैट इज सेकेंडरी लाइजोसोम ओनली. उसके बाद आगे ऑटोफैगिक वैक्यूल्स या ऑटोफैगोसोम या ऑटोलाइजोसोम या सुसाइडल बैग्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यों है ये सुसाइडल बैग्स? क्योंकि ये अपने ही सेल ऑर्गेनेल को, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या ER हो गया, उसी को डैमेज कर देते हैं. उसी को ईट इट. वॉर्न आउट जो डैमेज ऑर्गेनेल्स होते हैं उन्हीं को ये दे ईट इट. तो इसीलिए इनको कहते हैं सुसाइडल बैग्स. ओके, यहाँ पे डायग्राम में देखो ध्यान से. दिस इज द प्राइमरी लाइजोसोम. प्राइमरी लाइजोसोम क्या कर रहा है? कहाँ से राइज हो रहा है? ये हो रहा है गोल्जी एपरेटस से राइज. ठीक है, गोल्जी एपरेटस से राइज हो रहा है. उसके बाद क्या हो रहा है? इसके अंदर जो मटेरियल डाइजेस्ट होना है वो आया, क्या बन गया? ये सेकेंडरी लाइजोसोम बन गया. ओके, अब सेकेंडरी लाइजोसोम के बाद जो डाइजेस्ट होना है मटेरियल वो हो गया. जो इनडाइजेस्टिबल मटेरियल रह गया उसको वो फिर बन गया रेसिडुअल बॉडी. ओके, और ऑटोफेगोसोम क्या होता है? जो अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया या किसी भी सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर देगा उसको कहेंगे ऑटोफेगोसोम या सुसाइडल बैग. इसके पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक ही ऑर्गेनेल है सेल के अंदर जो पॉलीमॉर्फिक होता है, जो कौन है? सॉरी, दिस इज योर लाइजोसोम्स. फिर आगे हम वैक्यूल्स में. वैक्यूल्स प्रेजेंट इन ऑल सेल्स. एनिमल सेल्स में भी होते हैं. एनिमल सेल्स में स्मॉल साइज होते हैं, प्लांट सेल्स में लार्ज होता है. अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे. प्लांट सेल, दिस इज प्लांट सेल. प्लांट सेल में वैक्यूल देखो, सो लार्ज इट इज. इतना लार्ज है कि बाकी सेल ऑर्गेनेल्स को इसने पेरिफ्री में पुश कर दिया है. सेल की मेन स्पेस, प्लांट सेल की मेन स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया? वैक्यूल ने कर लिया है. जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं. अब प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंसेस तो आपने अपनी लोअर क्लासेस में करे होंगे. ठीक है, तो वो मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाली हूँ इस वीडियो में. सच ये वीडियो काफ़ी लंबा जाने वाला है बच्चों. तो वैक्यूल ये याद रखना, प्लांट सेल्स में लार्ज होता है और ये लार्ज होता है और ऑक्यूपाई करता है मैक्सिमम स्पेस. होता कैसा है? ये राउंडेड होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इट इज़ कवर्ड बाय सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन. ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्लांट्स में इस मेम्ब्रेन को, जो सिंगल यूनिट मेम्ब्रेन है वैक्यूल्स की, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट. हाँ, अब इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक सब मटेरियल होता है उसको कहते हैं सेल सैप. वैक्यूल्स के अंदर सेल सैप प्रेजेंट होता है. उसमें सेल सैप में क्या क्या होता है बेटे? वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एंथोसाइनिन्स होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं. पीएच वैक्यूल्स के अंदर एसिडिक है. ओके, हाइपरटोनिक है इन कंपैरिजन टू साइटोप्लाज्म. ओके, क्योंकि इतने सारे सॉल्यूट्स हैं अंदर इसके सेल सैप में, इसीलिए इट विल बी हाइपरटोनिक. अब वैक्यूल्स
वैक्यूल्स का फंक्शंस आगे। वैक्यूल्स की फंक्शंस जो हैं बेटा, इसमें सेल्स है प्रेजेंट टर्जिडिटी देते हैं ये सेल्स को, और इट हेल्प्स इन द इलोंगेशन ऑफ सेल्स। ओके, फिर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स को, जैसे कि शुगर्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए, उसको स्टोर करते हैं। अनवांटेड मटेरियल्स भी इसमें स्टोर होते हैं, जो कि आपने प्रोटोजोन्स में सुना होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, काइंड ऑफ एक्सक्रीशन ओनली, ठीक है। गैस वैक्यूल्स जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में, हाँ, दैट हेल्प्स इन बॉयंसी ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। फूड वैक्यूल्स किस में होते हैं? प्रोटिस्ट में होते हैं, प्रोटिस्टा, एमीबा फॉर एग्जाम्पल। इट हेल्प्स इन एनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल्स, फूड पार्टिकल्स। नेक्स्ट आ गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहली बात कि वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आप इनर मेम्ब्रेन को देखो, इनर मेम्ब्रेन जो है दैट इज़ इनफोल्डेड, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेट है, और जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज़ इनफोल्डेड। आउटर मेम्ब्रेन में एक टॉम कॉम्प्लेक्स होता है। टॉम क्या होता है? ट्रांसलोकेस ऑफ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें टिम कॉम्प्लेक्स होता है, ट्रांसलोकेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बेटा जो इनफोल्डिंग्स होती हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की, उसको कहते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा में क्या लगे होते हैं? ऑक्सीजोम्स होते हैं। ओके, ऑक्सीजोम्स आर देयर। ऑक्सीजोम्स का स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का सर्कुलर डीएनए होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक डीएनए है। प्रोकैरियोटिक डीएनए मतलब कैसा होगा? सर्कुलर, विदाउट एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और राइबोसोम्स 70S होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। It was first seen by Kolliker. It was named by Benda. Okay, and it was recognized as site of respiration by Hofboom. अब location, it is present in all eukaryotic cells except anaerobic protozoans and mature RBCs. तो mature RBCs में भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स ऑल्सो, क्योंकि उसमें क्या होता है? मीजोसोम्स होती हैं प्रोकैरियोट्स में। मीजोसोम्स हेल्प करती है ना, मीजोसोम्स आर द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ प्रोकैरियोट्स। स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, स्ट्रेट होती है। इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे। आउटर मेम्ब्रेन में जो होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है। क्यों फ्रीली परमिएबल होती है? क्योंकि उसमें प्रोटीन्स होती हैं, पोरिन्स। इनर मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स होती हैं, परमिएजेस जो होती हैं वो सिलेक्ट करती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स को अंदर आने देंगी, सबको नहीं अंदर आने देंगी, तो ये अंदर वाली मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल बना देती हैं। टॉम कॉम्प्लेक्स कहाँ होते हैं? आउटर मेम्ब्रेन में, और टिम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनर मेम्ब्रेन में। और जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसमें मैंने बताया था आपको ऑक्सीजोम्स होते हैं। दीज आर द साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर है हेड पीस, स्टॉक एंड बेस पीस। हेड पीस को F1 सब यूनिट भी कहते हैं, बेस पीस को F0 सब यूनिट भी कहते हैं। मैट्रिक्स इज इनर चेम्बर, dense fluid filled which contains proteins, lipids, ribosomes, RNA and circular DNA. this part, ठीक है, मैट्रिक्स। इसमें DNA भी था, राइबोसोम्स भी थे, RNA भी था, फ्लूइड वाला जो पार्ट है इनर चेम्बर। ओके बच्चे, राइबोसोम्स मैंने आपको बता दिया 70S है, उनको माइटो राइबोसोम्स भी कहते हैं। RNA तीनों टाइप के ही हैं इसमें, rRNA, mRNA, tRNA, एंड दिस इज द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल। important sites, these are the functions, sites of cellular respiration, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ATP। पावर हाउसेज भी होते हैं सेल को, या सेल के, या स्टोरेज बैटरीज ऑफ द सेल भी कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस है, सेमी ऑटोनॉमस इसलिए हैं क्योंकि ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग होते हैं। ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी अपनी रेप्लिकेशन ये खुद कर लेते हैं, और क्योंकि इनके पास अपना DNA है, RNA और इनकी अपनी प्रोटीन्स हैं, और दे मे स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम ऑल्सो व्हेन रिक्वायर्ड। प्लास्टिड्स, अब दिस टर्म वॉज गिवन बाई E. हैकेल। 3 मेन टाइप्स हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं बेटा वो कलरलेस होते हैं,
क्लोरो जो होते हैं ग्रीन कलर होते हैं, क्रोमो जो होते हैं येलो, ऑरेंज या रेड होते हैं। क्लोरो जो होते हैं उनमें क्लोरोफिल होगी, क्रोमो जो होते हैं उनमें कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होती हैं। कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स जैसे कि ज़ैंथोविल होती है, कैरोटीन होती है, लाइकोपीन होती है। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो तो कलरलेस होते हैं, तो उनका मेन काम है स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो आगे 3 टाइप्स के, अमाइलोप्लास्ट, लायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट जो होते हैं दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च, एग्जाम्पल पोटैटो। अलायोप्लास्ट जो होते हैं वो ऑयल और फैट्स को स्टोर करते हैं। एल्यूरो जो है वो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। ये आ गया आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अगेन आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बाहर वाली मेम्ब्रेन में टॉक कॉम्प्लेक्स इज देयर, ट्रांसलोकेज ऑफ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये प्रोटीन्स की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। और टिक कॉम्प्लेक्स इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होगा, टिक कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं है इनका फंक्शन, प्रोटीन्स की ट्रांसलोकेशन में हेल्प करते हैं। ओके, अब बच्चे इसमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स या सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिनको कहते हैं थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स के स्टैक को, इस पूरे स्टैक को कहेंगे, दिस स्टैक इज नोन एज ग्रैना। ओके, अब थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसमें राउंडेड स्ट्रक्चर्स आर देयर, दीज राउंडेड स्ट्रक्चर्स आर देयर विच आर नोन एज कॉन्डोसोम्स। को एक कॉन्डोसोम जो है 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का बना होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपने राइबोसोम्स है 70S टाइप। जस्ट वेट मेरे बच्चों, अपने राइबोसोम्स हैं जो 70S टाइप होंगे, अपना RNA भी है और सर्कुलर DNA जो प्रोकैरियोटिक टाइप है, ठीक है। अपनी प्रोटीन्स बना सकता है, सेल्फ डुप्लीकेटिंग है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, इट वाज फर्स्ट सीन बाय ल्यूवेनिक। आउटर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल है क्योंकि उसमें पोरिन्स होती हैं जो चैनल्स बनाती हैं। इनर मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमिएबल है क्योंकि उसमें परमिएजेस होंगी जो कि इसको इनर मेम्ब्रेन को कैसी बना देंगी, सेमी परमिएबल बना देंगी। और जो कैरियर मॉलिक्यूल्स फॉर्म बनाती हैं परमिएजेस विच आर कैरियर मॉलिक्यूल्स इटसेल्फ। अब इसकी जो मैट्रिक्स होती है क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स को कहते हैं स्ट्रोमा, लिक्विड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब बच्चे इसमें क्या क्या होगा, जैसे आपने मैट्रिक्स में पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में, स्ट्रोमा में वही सब है, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, 70S राइबोसोम्स हैं, फिर सर्कुलर DNA, RNA मॉलिक्यूल्स तीनों टाइप के आ गए आपके। मेटलाइंस लाइक आयरन, मैंगनीज और मैग्नीशियम है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। थाइलेकोइड्स जो वॉइड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके पाइल और स्टैक को ग्रैना कहते हैं। और बच्चे यहाँ पे देखो डायग्राम में, एक ग्रैना को जोड़ने वाला दूसरे ग्रैना से, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमिले। This is known as stroma lamellae. I have not written it anywhere, but this part is known as stroma lamellae, जो एक थाइलेकोइड को, एक ग्रैना को दूसरे ग्रैना से जोड़ता है। ओके, स्ट्रोमा लैमिले। अब बच्चे स्ट्रोमा, बेटा ग्रैना इज द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। क्वांटोसोम्स मैंने आपको बता दिया था, थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में होते हैं, राउंडेड पार्टिकल्स होते हैं। और क्वांटोसोम 250 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। मिनिमम अमाउंट होता है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। एंड दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पायरिनॉइड क्या होता है। ग्रीन एल्गी में स्पेशल प्रोटीनिशियस बॉडी होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर विच स्टोर स्टार्च। तो फंक्शन पायरिनॉइड का, इट स्टोर्स स्टार्च। फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रिड्यूस करेगा, और सेमी ऑटोनॉमस भी होता है, दैट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग क्योंकि इसके पास अपना DNA RNA है, ठीक है। उसके बाद हम आगे साइटोस्केलेटन में। साइटोस्केलेटन जो है इंट्रासेलुलर नेटवर्क है प्रोटीन फिलामेंट्स का। इसके 3 टाइप्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ये सबसे थिकेस्ट होते हैं ऑफ ऑल दीज, सबसे थिन वाले होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, और इंटरमीडिएट मतलब मीडियम साइज़ के होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। हाँ, तो सबसे मोटे वाले 25 नैनोमीटर, और इनके अंदर की जो ल्यूमेन होती है 50 नैनोमीटर की होती है, ट्यूब की तरह, अंदर होलो होते हैं, होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स। अब ये किसके बने होते हैं, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन का हेट्रोडाइमर होता है, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन के बने होते हैं। अब बेटा अल्फा बीटा ट्यूबुलिन जो है ना वो लीनियरली अरेंज हो जाते हैं। अगर ये अल्फ़ा है फिर ऊपर बीटा जुड़ गया, अल्फ़ा देन बीटा, ऐसे लीनियर अरेंजमेंट होती है, उसको कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। हाँ, अभी आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी मैं। यहाँ पे देखो
अल्फ़ा बीटा ट्यूबुल हेटेरोडाइमर है, ठीक है। इसकी पॉलीमराइजेशन हुई, मतलब बहुत सारे अल्फ़ा बीटा लीनियर अरेंजमेंट में जुड़ गए आपस में, तो क्या बन गया, ये एक प्रोटोफिलामेंट बन गया। ये एक क्या बन गया, प्रोटोफिलामेंट बन गया। दिस इज व्हाट, प्रोटोफिलामेंट। हाँ, अब बच्चे ऐसे 13 प्रोटोफिलामेंट्स जुड़ के बनाते हैं आपका माइक्रोट्यूब्यूल। ओके बच्चे, तो माइक्रोट्यूब्यूल किसका बनाएगा, 13 प्रोटोफिलामेंट्स का, जो कि सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा। अब एक बात और, सेम पोलैरिटी होती है माइक्रोट्यूब्यूल की, मतलब सारे बीटा ट्यूबुलिन एक एंड पे होंगे और अल्फा ट्यूबुलिन ऑपोजिट एंड पे होंगे। बीटा सब यूनिट्स जो हैं मेनली पॉजिटिव एंड में होंगे और अल्फा सब यूनिट्स जो हैं नेगेटिव एंड में। फास्ट ग्रोइंग एंड जो होता है पॉजिटिव एंड होता है, स्लो ग्रोइंग एंड जो होता है नेगेटिव एंड होता है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स होती हैं वो इसकी पॉलीमराइजेशन को कंट्रोल करती हैं। प्रोटीन्स इसकी पॉलीमराइजेशन में जो हेल्प करती हैं उसको कहते हैं मैप प्रोटीन्स, माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन्स। तो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन्स आपस में जुड़ के बनाया एक प्रोटोफिलामेंट। 13 प्रोटोफिलामेंट ने बनाया एक माइक्रोट्यूब्यूल। ये माइक्रोट्यूब्यूल बन गया एक, अंदर से ये होलो होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन दिखाया है, ठीक है। अब बच्चे, अब ये देखो माइनस एंड में अल्फा है और जो प्लस एंड है वो एंड होता है बीटा ट्यूबुलिन, क्योंकि इसकी एक पोलैरिटी शो करते हैं। काइनेसिन जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर प्लस एंड डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट। और डाइनिन्स जो प्रोटीन्स हैं दे आर नेगेटिव एंड डायरेक्टेड मोटर प्रोटीन्स, ठीक है। माइनस एंड अल्फा ट्यूबुलिन डाइमर एंड प्लस एंड बीटा ट्यूबुलिन डाइमर, ऐसे आप याद कर लेना। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीटा ट्यूबुलिन पे जीटीपी बाइंडिंग साइट होती है। ये जीटीपी ग्विनिन ट्राइफॉस्फेट की हाइड्रोलिसिस से ब्रेक डाउन से डीपॉलीमराइजेशन होती है। इनकी डीपॉलीमराइजेशन मतलब जो अल्फा बीटा ट्यूबुलिन आपस में जुड़ गए थे वो अलग अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, रिमूवल हो जाएगा उनका, ठीक है ना। व्हाट इज ट्रेडमिलिंग, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रेडमिलिंग होती है एडिशन ऑफ ट्यूबुलर डाइमर्स एट वन एंड एंड रिमूवल एट अनदर। मतलब एक साइड ट्यूबुलिन डाइमर्स जो है वो फास्ट ऐड हो रहे हैं और दूसरी साइड से उनका रिमूवल होता जा रहा है। इसको कहते हैं ट्रेडमिल, जैसे रोड आगे आगे बिछता जा रहा है उस टाइप का ट्रेडमिलिंग कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बेटा जो सिलिया फ्लैजिला होते हैं वो किसके बने होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने हैं, प्रोटोफिलामेंट्स के। प्रोटोफिलामेंट्स किसके बने, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन हेटेरोडाइमर्स के। ओके, तो अभी आप ये स्ट्रक्चर देखिए मेरे बच्चों, ये सिलिया और फ्लैजिला के माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है। जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो 9 इन नंबर हैं, देख लो ये 9 इन नंबर हैं, दीज आर 9 इन नंबर। जो पेरिफेरल मतलब बाहर वाले, दीज आर 9 इन नंबर, ओके। और जो सेंट्रल हैं, सेंटर वाले, दीज आर 2 इन नंबर। सेंट्रल सिंगलेट है और बाहर जो है डबलेट है। अब देखो ए बी 9 जो हैं टोटल वो डबलेट वाले होंगे और जो सेंट्रल वाले हैं वो सिंगलेट हैं। हाँ, ये किस में है आपके, ये है आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। और फिर आप देखो ए ट्यूब्यूल के साथ सर्टेन डाइनिन आर्म्स आर अटैच्ड। ए ट्यूब्यूल के साथ डाइनिन आर्म्स आर देयर अटैच्ड। डाइनिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है ना। ए और बी ट्यूब्यूल को आपस में जोड़ने वाली प्रोटीन होती है टेटकिन। और एक रेडियल स्पोक स्ट्रक्चर है, जो ये जो सेंट्रल शीथ है, अंदर वाली शीथ, हाँ, इससे ओरिजिनेट होके ए ट्यूब्यूल के साथ जुड़ेगी, उसको कहेंगे रेडियल स्पोक। ओके, तो ये आपका आ गया स्ट्रक्चर। अब आप यहाँ पे देखो, ए जो है वो 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना है और जो बी है वो 10 प्रोटोफिलामेंट्स का बना है, ठीक है। एक्सोनीम क्या होता है बेटा, जो कोर है सिलिया और फ्लैजिला का, जो कि बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना है, उसको कहेंगे हम एक्सोनीम। ओके, आउटर डबलेट 9 इन नंबर, इनर सिंगलेट 2 इन नंबर। ए ट्यूब्यूल कंप्लीट होता है 13 प्रोटोफिलामेंट्स का, बी जो है वो कंप्लीट नहीं है, ओनली 10 प्रोटोफिलामेंट्स हैं। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, 9+2 अरेंजमेंट है सिलिया और फ्लैजिला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डाइनिन आर्म्स का किसके साथ अटैच्ड है, ए ट्यूब्यूल के साथ। नेक्सिन बेटा लिंकर है, मेड अप ऑफ नेक्सिन प्रोटीन जॉइंस टू आउटर माइक्रो ट्यूब्यूल्स। अब ये देखो
ये एक को दूसरे के साथ जोड़ने वाली, दिस इज योर नेक्सिन, दिस इज नेक्सिन, दिस इज नेक्सिन, वेट, दिस इज नेक्सिन। एक ट्यूब्यूल के डबलेट को दूसरे ट्यूब्यूल को जोड़ने वाली इज योर नेक्सिन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? एक को दूसरे के साथ जोड़ने वाली नेक्सिन है। डबलेट को, एक डबलेट को दूसरे डबलेट के साथ जोड़ने वाली नेक्सिन है, और ए और बी को जोड़ने वाली टेटकिन है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। रेडियल स्पोक मैंने बताया था सेंट्रल शीट से शुरू होता है और ए माइक्रोट्यूब्यूल के साथ ज्वाइन करता है उसको। टेटकिन प्रोटीन कहाँ है? ए और बी के बीच में है। बेसल बॉडी मैंने आपको ये लेक्चर के शुरू में बताया था, वो पार्ट है जिससे फ्लैजिला राइज करता है। बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी को काइनेटोसोम भी कहते हैं। इसका अरेंजमेंट होता है 9+0। 9 बाहर जो पेरिफेरल होते हैं वो ट्रिपलेट होता है, दैट इज ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो सेंट्रियोल्स का भी 9+0 अरेंजमेंट है। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप ध्यान से सुनना। दीज आर व्हाट? दीज आर टू सिलिंड्रिकल बॉडीज। टू सिलिंड्रिकल बॉडीज होती हैं जो कि परपेंडिकुलर होती हैं टू ईच अदर, दीज आर नोन एज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स को डिप्लोजोम भी कहते हैं। और सेंट्रियोल्स के बाहर क्लियर फ्लूइड होता है, दिस पार्ट इज क्लियर फ्लूइड, इसको कहते हैं सेंट्रोस्फीयर। क्लियर फ्लूइड का क्या मतलब है? मतलब वहाँ पे कोई और सेल ऑर्गेनियल नहीं होगा, सेल ऑर्गेनियल एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल्स और जो सेंट्रोस्फीयर है, सेंट्रियोल्स ये जो परपेंडिकुलर बॉडीज़ हैं, सिलिंड्रिकल परपेंडिकुलर बॉडीज़ हैं, और जो सेंट्रोस्फीयर है, इसको इन दोनों को ज्वाइन करके क्या बनता है आपका? सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोजोम इज व्हाट? सेंट्रियोल्स प्लस सेंट्रोस्फीयर। ओके, और ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं सेंट्रियोल्स? स्पिंडल फॉर्मेशन में, जब सेल डिवीजन होती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स को ले डाउन करते हैं ये, है ना? माइक्रोट्यूब्यूल्स को ले डाउन करते हैं ना सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल्स एक्ट एज MTOC, माइक्रोट्यूबुलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स ड्यूरिंग स्पिंडल फॉर्मेशन। पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स को डिप्लोजोम भी कहते हैं। और सेंट्रोस्फीयर क्या होता है? इज ऑल्सो नोन एज PCM। PCM क्या होता है? पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स, जो कि प्रोटीन की बनी है और उसमें कोई और सेल ऑर्गेनियल नहीं होता, क्लियर फ्लूइड होता है वो, उसको PCM भी कहते हैं। सेंट्रोस्फीयर को PCM भी कहते हैं। प्रोटीन की बनी है, कोई और सेल ऑर्गेनियल नहीं है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया इसका 9+0 स्ट्रक्चर है, मतलब अंदर 0 है, अंदर कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं है, प्रोटीनेशियस हब की बनी है, और बाहर ट्रिपलेट है। यू कैन सी ट्रिपलेट ABC, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ए जो है वो 13 प्रोटोफिलामेंट्स का बना होता है, B 10 का, और C भी 10 का बना होता है। ABC 3 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म द ट्रिपलेट्स। और जो सेंटर में है कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, वहाँ पे क्या है? प्रोटीनेशियस हब इज देयर। ओके, अब बेसल बॉडी और सेंट्रियोल दोनों का 9+0 अरेंजमेंट है। सिली और फ्लैजिला का 9+2, बेसल बॉडी और सेंट्रियोल का 9+0 अरेंजमेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका नीट का। नेक्स्ट माइक्रोफिलामेंट्स में आ गया आप। माइक्रोफिलामेंट्स मैंने आपको पहले बता दिया सबसे थिन होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल सबसे थिक, माइक्रोफिलामेंट सबसे थिन, 8 to 9 नैनोमीटर थिनेस्ट ऑफ ऑल, और इंटरमीडिएट बीच के मीडियम साइज के। इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं बेटा, एक्टिन सब यूनिट्स के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, सॉलिड रॉड लाइक होते हैं। किसके बने हैं? प्रोटीन एक्टिन के, लेकिन कई बार मायोसिन भी प्रेजेंट होती है जो कि फिलामेंटस प्रोटीन है, और ये सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। व्हेन प्रेजेंट इन मसल सेल्स दे आर नोन एज मायोफिलामेंट्स। ओके, अब जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इनके फंक्शंस क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुन लेना। ये तो एक तो साइटोस्केलेटन बनाते हैं और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में हेल्प करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लीवेज फरोज बनाते हैं सेल डिवीजन में, ठीक है। फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। मसल्स में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स और मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। इवन विलाई की मूवमेंट को क्विकन करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को क्विक करते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं विलाई। एंडोसाइटोसिस जो करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें भी हेल्प करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शंस के। फिर आया इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, मैंने आपको बताया मीडियम साइज़ के होंगे,
साइज इंटरमीडिएट होगा इनका, ठीक है, बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स के इंटरमीडिएट। ये 3 टाइप के प्रोटीन्स के बने होते हैं, केराटिन, डेस्मिन एंड विमेंटिन। केराटिन क्या है बच्चे? केराटिन जो है वो आपकी प्रोटीन है जो टोनोफाइब्रिल्स या जो सेलुलर जंक्शंस होती हैं ना, डेस्मोसोम्स, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और डेस्मिन आपके मसल फाइबर्स में है, ठीक है, मायोफिलामेंट्स में। और विमेंटिन जो है बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, विमेंटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट, ओके, ये न्यूक्लियर एनवेलप को सेल मेम्ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरॉन्स के फाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। और बेटा इंपॉर्टेंट चीज, 2 स्ट्रैंड्स थे एक्टिन सब यूनिट्स के जिन्होंने माइक्रोफिलामेंट्स को बनाया था। 13 प्रोटोफिलामेंट्स ने माइक्रोट्यूब्यूल्स को बनाया था। अब जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है ना, वो डाइमर्स और टेट्रामर्स ऑफ प्रोटीन के बने हैं। डाइमर्स और टेट्रामर्स ऑफ प्रोटीन जो कि रोप लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, आप देख लो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। माइक्रोट्यूब्यूल्स से अंदर से होलो थे, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट्स 2 एक्टिन फिलामेंट्स के बने हैं। इंटरमीडिएट जो होते हैं ना, वो डाइमर और टेट्रामर बनाते हैं प्रोटीन्स का। ये बहुत सारी प्रोटीन्स के बने होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। डायमीटर सबसे थिक जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट से, थिननेस जो होते हैं माइक्रोफिलामेंट है। और जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट नाम से पता चल रहा है कि बीच के साइज़ की, मीडियम साइज है। प्रोटीन्स जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स की ट्यूबुलिन है, राइट, माइक्रोफिलामेंट्स के एक्टिन है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं उनकी कैरेटिन, डेस्मिन और विमेंटिन है। फंक्शंस तो मैंने आपको डिटेल में अलग अलग कराई ही दिए थे, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। अभी मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं 2 एक्टिन सब यूनिट्स के बने हैं। दिस इज़ योर माइक्रोफिलामेंट, एंड देन माइक्रोट्यूब्यूल, MT is your microtubule, this is your actin filament and this is your intermediate filament। तो देख लो, ये एक्टिन फिलामेंट जो है, जो माइक्रोफिलामेंट है, ये सबसे थिन है। उससे थोड़ा मीडियम साइज़ का कौन सा आ गया? इंटरमीडिएट। और सबसे थिक वाला कौन सा आ गया? माइक्रोट्यूब्यूल आ गया, ठीक है ना। फिर आ गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है, आई थिंक दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स, इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। हाँ, अब यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो यूनिन्यूक्लिएट भी होते हैं, फॉर एग्जांपल एमीबा, मल्टीन्यूक्लिएट भी होते हैं जैसे कि प्लाज्मोडियम। पैरामीशियम जो है उसके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उनके फंक्शंस अलग अलग हैं। माइक्रोन्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मैक्रोन्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल करता है एवरीडे फंक्शन सच एज फीडिंग, वेस्ट रिमूवल वगैरह, इवन डाइजेशन। फिर आ गया न्यूक्लियर एनवेलप। अब बेटा न्यूक्लियर एनवेलप जो है ना वो डबल मेम्ब्रेन का बना है, आउटर और इनर। आउटर जो है वो कंटिन्यूस होती है विद ER, उस पर राइबोसोम्स लगे होते हैं ऑन इट साइटोसॉलिक सरफेस। साइटोसॉलिक हुई बाहर वाली, साइटोप्लाज्म वाली सरफेस, और इनर कौन सी हुई? न्यूक्लियोप्लाज्म वाली सरफेस, ठीक है। और जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जो कैरियर्स होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर देंगी। देन स्पेस जो होगी 2 के बीच में उसको कहेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ओके। जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, तो बीच की जो स्पेस होगी उसको क्या कहेंगे? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। कंटिन्यूस विद द ल्यूमेन ऑफ ER। फंक्शन क्या है? इट एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बच्चे, इट हैज़ न्यूक्लियर पोर्स। ये स्ट्रक्चर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझ लेना इसको। न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर ये किस चीज़ में हेल्प करता है? एक तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स का हेल्प करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है वो किसका बना होता है? सेंट्रल चैनल एंड विच इज सराउंडेड बाई 8 स्पोक्स। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स NPC is made up of 50 to 100 different proteins which are known as nuclear proteins। मैमलियन सेल जो है उसके पास 3000 to 4000 पोर्स, न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। तो NPC के पास मेन जो 2 साइटोप्लाज्मिक रिंग है, और ये देखो बच्चे, बाहर वाला रिंग ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर पोर। बाहर वाला रिंग है साइटोप्लाज्मिक रिंग, और जो अंदर वाला रिंग है न्यूक्लियर रिंग है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक रिंग और जो न्यूक्लियर रिंग है उसमें 8 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, दीज आर 8 इन नंबर। 8 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं,
on the cytoplasmic ring or and also the nuclear ring, 8 in number, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यही सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स जो है ना वो अंदर की साइड क्या भेजते हैं, ये स्पोक्स करती क्या है, ये जो सेंट्रल चैनल है इसको सपोर्ट देती हैं, ठीक है। तो ये जो स्पोक्स हैं ये स्पोक रिंग के साथ अटैच होती हैं। तो अभी तक 2 रिंग्स पता चले गए आपको, बाहर वाला साइटोप्लाज्मिक रिंग, अंदर वाला न्यूक्लियर रिंग, ओके। और दोनों में 8 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो अंदर की साइड सेंट्रल चैनल की साइड भेजते हैं स्पोक्स जो है सेंट्रल चैनल को होल्ड करके रखते हैं। ये जो सेंट्रल चैनल है इसी में से ट्रांसपोर्टेशन होती है, ओके मेरे बच्चों, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होगी मैक्रोमोलिक्यूल्स की, ओके मेरे बच्चों। अब एक और रिंग है उसके अलावा, कौन से 2-3 रिंग्स पढ़ लिया आपने, स्पोक रिंग जिसके साथ स्पोक्स ज्वाइंट होंगे जो सेंट्रल चैनल के बाहर होगा, साइटोप्लाज्मिक रिंग, न्यूक्लियर रिंग, ठीक है। और बेटा ये 8 स्पोक्स होते हैं, याद रखना। और चौथा जो रिंग है वो डिस्टल रिंग है, 4th। हाँ, डिस्टल रिंग कहाँ होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में अंदर, ये न्यूक्लियोपोर के अंदर। हाँ, अब ये क्या है बेटा, ये न्यूक्लियर कुछ फिलामेंट्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर रिंग से अराइज करते हैं, एक बास्केट का अपीयरेंस देते हैं और वो डिस्टल रिंग के साथ ज्वाइन होते हैं। और डिस्टल रिंग जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ओके। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोपोर। तो एनपीसी की सिमेट्री है ऑक्टागोनल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के हिसाब से। 8 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं ऑन द साइटोप्लाज्मिक एंड न्यूक्लियर रिंग जो कि स्पोक्स भेजते हैं टूवर्ड्स द सेंट्रल चैनल। अब 4 रिंग्स हैं टोटल, साइटोप्लाज्मिक रिंग, न्यूक्लियर रिंग, स्पोक रिंग असेंबली एंड डिस्टल रिंग। साइटोप्लाज्मिक रिंग जो है ना, जो साइटोप्लाज्म की साइड में होगा, न्यूक्लियर रिंग न्यूक्लियोप्लाज्म की साइड होगा, और जो स्पोक रिंग है दैट विल बी अराउंड सेंट्रल चैनल, और डिस्टल रिंग जो है वो भी न्यूक्लियोप्लाज्म में ही होता है। आप बेटा ये देखो, इसके अलावा कुछ साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स भी होते हैं, साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स जो अराइज करते हैं फ्रॉम द these are cytoplasmic filaments जो अराइज करते हैं फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक रिंग टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म, ओके। ये क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो ऑक्टागोनल सिमेट्री है। अब इसके जो एनपीसी के न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स के 4 एलिमेंट्स है। स्कैफोल्ड में क्या आ गया, साइटोप्लाज्मिक रिंग, न्यूक्लियोप्लाज्मिक रिंग एंड सेंट्रल रिंग। सेंट्रल रिंग कौन सा है, वो स्पोक रिंग असेंबली वाला। ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्टर हब, जो सेंट्रल चैनल है वो ट्रांसपोर्टर का काम करता है, ट्रांसपोर्टिंग करता है आरएनएस का और न्यूक्लियर प्रोटीन्स का। फिर थिक फिलामेंट्स होते हैं टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स। और फिर बास्केट जो प्रोटीन फिलामेंट्स हैं जो न्यूक्लियर साइड में होते हैं, जो कि केज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और डिस्टल रिंग के साथ ज्वाइन करते हैं, वो हो गई आपकी बास्केट। तो ये 4 स्ट्रक्चर्स आके आपके एनपीसी के, और रिंग्स भी 4 हैं। हाँ, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, फ्लूइड मटेरियल है इन न्यूक्लियस। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, मेटल आयंस है, एंजाइम्स, डीएनए पॉलीमरेज हैं जो डीएनए का सिंथेसिस करेगी, आरएनए पॉलीमरेज है जो आरएनए का सिंथेसिस करेगी, बेसिक प्रोटीन्स हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं, एसिटिक प्रोटीन्स हैं जो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। आरएनएज कौन कौन से टाइप के, तीनों के, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। राइबोसोमल सब यूनिट्स हैं, लार्ज और स्मॉल वाले, है ना। क्रोमेटिन फाइबर्स भी होती हैं, न्यूक्लियोलस भी होता है, न्यूक्लियोलस सस्पेंडेड इन इट, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, ये ध्यान से समझना मेरे बच्चों। अच्छा, ये क्या है, ये न्यूक्लियस का स्केलेटन है, समझ लो ये क्या है, ये न्यूक्लियस का स्केलेटन है। ये थिन प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंड इट इज़ कम्पोज ऑफ 2 पार्ट्स। जो आउटर वाला पार्ट होता है ना उसको कहते हैं न्यूक्लियर लेमिना, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स जहाँ पे डीएनए के साथ अटैच करती है 2 रीजन्स पे, उसको कहते हैं एसएआर एंड एमएआर। एसएआर होता है स्कैफोल्ड एसोसिएटेड रीजन और एमएआर होता है मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन। ये देखो, दिस आउटर पार्ट इज न्यूक्लियर लेमिना, और जो अंदर वाला पार्ट होता है, दिस इनसाइड वाला पार्ट जो है वो है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। हाँ, अब ये अंदर जो येलो वाला पार्ट देख रहे हो आप, वो डीएनए है। डीएनए और न्यूक्लियर मैट्रिक्स 2 रीजन्स में आपस में अटैच होंगे जिसको कहेंगे स्कैफोल्ड एसोसिएटेड रीजन और मैट्रिक्स एसोसिएटेड रीजन, ठीक है।
अब आ गया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन टर्म दी थी फ्लेमिंग ने। क्रोम मतलब कलर, सोमा मतलब बॉडी। ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग इंटरफेस नॉन डिवाइडिंग सेल्स। तो क्रोमेटिन तो बेसिकली दिखता ही इंटरफेस डिवीजन जब नहीं हो रही होती है सेल की, उसी दौरान क्रोमेटिन विजिबल होता है सेल्स के अंदर। अब ये है क्या बेटा? इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड क्रोमोसोम। इसको बोलेंगे क्या? जो बिल्कुल थिन एक्सटेंडेड क्रोमोसोम होगा वो क्या है? क्रोमेटिन है। थिन फाइबर का बना है। एंड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, अब सेल डिवीजन में क्या होता है? ये क्रोमेटिन जो है ना वो कंडेंस और कॉइल होकर क्या बनाती है? क्रोमोसोम्स बना देती है, थिक रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स बना देती है, जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स के बच्चे पार्ट्स देख लो। आप देख रहे हो 2 आइडेंटिकल हाफ्स हैं जिसको कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, और बीच में कहाँ किसके साथ ज्वाइन होते हैं? सेंट्रोमियर के साथ। तो सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर एट सेंट्रोमियर। अब क्रोमोनीमा क्या है बच्चे? क्रोमोनीमा, देयर इज 1 क्रोमेटिन फाइबर इन ईच क्रोमेटिड। अब सिस्टर क्रोमेटिड जो मैंने आपको बताई ना, ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम से एक हमने सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड का जो एक फाइबर होगा इसको कहेंगे क्रोमेटिड फाइबर। ये जो क्रोमेटिड फाइबर है ये क्या बनाता है? इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोनीमा। तो क्रोमोनीमा क्या है? एक क्रोमेटिड का फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर है। ओके, ठीक है। सेल डिवीजन जब हो जाती है, आफ्टर सेल डिवीजन क्रोमोसोम जो है फिर से वो अनकॉइल कर जाते हैं, एक्सटेंड कर जाते हैं, फिर से थिन फाइबर्स क्रोमेटिन फाइबर्स बन जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्रोमेटिन 2 टाइप्स का है, यू क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। यू मतलब ट्रू क्रोमेटिन, हेट्रो इट इज इनएक्टिव क्रोमेटिन। क्यों? क्योंकि ये हाईली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस की बनी होती है और ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं करती है। ठीक है, जो यू क्रोमेटिन होती है वो हमेशा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है। ठीक है, अब जो हेट्रोक्रोमेटिन है बेटा वो 2 टाइप की है, एक तो कॉन्स्टिट्यूटिव और एक फैकल्टेटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव जो होती है वो परमानेंटली इनएक्टिव स्टेट में होती है, परमानेंटली वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगी। ठीक है, अब ये कौन कौन से रीजन्स में होती है और ये क्यों? क्योंकि हमेशा ये कंडेंस्ड स्टेट में रहती है, इसलिए ये इनएक्टिव होती है कॉन्स्टिट्यूटिव। ये कौन कौन से रीजन्स में पाई जाती है? इट इज़ प्रेजेंट एडजेसेंट टू सेंट्रोमेयर। ये दिस या जो मैंने ग्रीन पार्ट यहाँ पे दिखाया ना, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन इज देयर एडजेसेंट टू सेंट्रोमेयर एट टीलोमेयर्स। टीलोमेयर्स जो एंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड ऑल्सो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन्स, ये वाली सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जहाँ पे प्रेजेंट होती है, जहाँ पे न्यूक्लियोलस फॉर्म होता है। ठीक है, वहाँ पे भी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनली इनएक्टिव क्रोमेटिन होती है। एंड ऑल्सो एडजेसेंट टू न्यूक्लियर एनवेलप के पास यहाँ पे कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमेटिन। जो फैकल्टेटिव है दैट इज पार्टली कंडेंस्ड एंड इनएक्टिवेटेड। एग्जाम्पल है बार बॉडी इन फीमेल्स एंड बार बॉडी में क्या होता है बेटा? जो एक एक्स क्रोमोसोम है फीमेल्स का वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसको कहते हैं बार बॉडी। मेल बग्स में एंटायर क्रोमोसोम रिसीव्ड बाय फादर बिकम्स इनएक्टिवेटेड। तो ये एग्जाम्पल्स हैं आपकी फैकल्टेटिव की, जो पार्टली कंडेंस्ड होती हैं और इनएक्टिवेटेड होती हैं फैकल्टेटिव, और जो कॉन्स्टिट्यूटिव होती हैं फुली कंडेंस्ड होती हैं, इनएक्टिवेटेड होती हैं। एनओआर का क्या फंक्शन है? इट फॉर्म्स द न्यूक्लियोलस एंड ऑल्सो कैरी जीन्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ आरआरएनए। तो न्यूक्लियोलस बनाना और आरआरएनए बनाना एनओआर का फंक्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना बेटे। उसके बाद फैकल्टेटिव जो हेट्रोक्रोमेटिन है, अंडर सर्टेन एनवायरमेंटल कंडीशंस इट बिकम्स ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, इसीलिए फैकल्टेटिव है। मतलब वो कभी कभी किसी कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देगी। ठीक है, अब आगे न्यूक्लियोसोम्स और क्रोमोसोम फाइबर कैसा होता है बच्चे? उसमें एक माला देखी है आपने, धागे में मोती, तो उसी प्रकार में धागा क्या है? डीएनए लिंकर है, और डीएनए लिंकर के ऊपर क्या लगे हुए? न्यूक्लियोसोम्स, जो मोती का काम करेंगे। तो न्यूक्लियोसोम्स प्लस डीएनए लिंकर क्या बनाएगा? आपका क्रोमोसोम फाइबर। ये जो रेड कलर के मोती हैं ये न्यूक्लियोसोम्स हैं, ब्लू कलर का जो धागा है वो डीएनए लिंकर है, जो न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ रहा है। ये 146 बेस पेयर का बना होता है, और डीएनए लिंकर 38 to 53 बेस पेयर्स के बने होते हैं। उसके बाद जो हाइपोथेसिस थी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन वो दी थी कॉर्नबर्ग ने।
और जो न्यूक्लियोसोम्स की डिस्कवरी की थी वो डॉन एडा ऑलिन्स ने की थी। ओके, न्यूक्लियोसोम्स, अब देखो न्यूक्लियोसोम्स क्या है, इनका स्ट्रक्चर देख लो। दिस इज ऑक्टामर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। हिस्टोन मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं इसमें? H2A है, H2B है, H3 है एंड H4 है। 4 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स हैं जिनका पेयर प्रेजेंट है, तो टोटल क्या हो गए? 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्टामर बन गया ये, ऑक्टामर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का बना है एक न्यूक्लियोसोम। और DNA, दिस इज DNA, इट इज रैप्ड अराउंड, ये देखो, इट इज रैप्ड अराउंड दिस न्यूक्लियोसोम के अराउंड, इट इज रैप्ड, you can see here it is DNA is wrapped around the 8 histone molecules। तो और जो H1 है इन दोनों को लिंक करता है आपस में, न्यूक्लियोसोम्स को आपस में लिंक करता है। तो DNA लिंकर किसका बना है? H1 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है न्यूक्लियोसोम्स की? फैसिलिटेट द पैकिंग ऑफ DNA। फंक्शन ऑफ क्रोमेटिन, फॉर्म्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी की थी फॉन्टेना ने, नेम्ड बाय वॉमेन एंड डिस्क्राइब्ड बाय वैगनर। सारे साइंटिस्ट का नाम याद करना पड़ेगा अगर नीट की तैयारी करनी है तो। ओके, न्यूक्लियोलस स्फेरिकल स्ट्रक्चर है विच इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोलस इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। एंड बेटा इंपॉर्टेंट चीज, इट डिसअपियर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एंड ये फॉर्म कहाँ होता है? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, NORs में। ठीक है, और एक्टिव सेल्स में जैसे कि पैनक्रियाटिक और नर्व सेल्स में ये लार्ज होता है। क्या? न्यूक्लियोलस। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये विदाउट एनी सेल मेम्ब्रेन होता है। और कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो विदाउट एनी सेल मेम्ब्रेन है? राइबोसोम्स। कैल्शियम कीप देम इंटैक्ट, कैल्शियम आयंस आर रिक्वायर्ड टू कीप न्यूक्लियोलस इंटैक्ट। अब न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर सबसे बाहर वाला जो है दैट इज नोन एज सॉरी बच्चे, दिस मैट्रिक्स जो है इसका इनर पार्ट है, इनर पार्ट जो कि प्रोटीन का बना है, जिसको कहेंगे पार्स अमोर्फा। उसके बाद एक ग्रैन्युलर पोर्शन है जिसमें राइबोसोम्स के प्रिकर्सर्स होते हैं जो क्या बनाते हैं? RNA बनाते हैं और राइबोसोमल प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, ग्रैन्युलर पोर्शन इज देयर। उसके बाद ये फाइब्रिल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना आपको अंदर, ये फाइब्रिलर पोर्शन है जो कि RNA फाइब्रिल्स का बना है। ये क्या होते हैं? लॉन्ग RNA प्रिकर्सर्स होते हैं। और साथ में इसमें भी क्रोमेटिन होती है। यू कैन सी दिस इज व्हाट, दिस इज क्रोमेटिन इनसाइड। इंट्रान्यूक्लियोलर क्रोमेटिन होगी, ये क्या बनाएगी? दिस इज व्हाट, कॉपीज ऑफ DNA विच डायरेक्ट्स द सिंथेसिस ऑफ RNA। न्यूक्लियोलस का काम ही RNA बनाना, तो सारा RNA से रिलेटेड ही काम करेगा। फंक्शन क्या आगे? RNA बनाना, राइबोसोमल प्रोटीन्स बनाना और राइबोसोमल सब यूनिट्स को बनाना। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में है तो वो मेटासेंट्रिक है, अगर सेंट्रोमियर सेंटर के जस्ट पास में है तो वो सब मेटासेंट्रिक है, नियर सेंटर। अगर सेंट्रोमियर नियर एंड्स है तो एक्रोसेंट्रिक, और अगर सेंट्रोमियर एट एंड्स है तो वो टीलोसेंट्रिक हो गया। इसके अलावा स्मॉल फ्रेगमेंट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जहाँ पे न्यूक्लियोलस फॉर्म होता है। देखो बेटा, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन वो होगी जहाँ पे सेंट्रोमियर होगा। ठीक है, और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एक प्राइमरी के अलावा अगर कोई और कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट है क्रोमोसोम्स में तो उसको कहेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के आगे वाला जो पार्ट होता है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बियॉन्ड वाला पार्ट जो होगा उसको कहेंगे सैटेलाइट या स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का फंक्शन क्या है? न्यूक्लियोलस बनाना। हाँ, फिर बेटा उसके पार्ट ये जो सेंट्रोमेयर है ना, दिस सेंट्रोमेयर के अराउंड काइनेटोकोर इज प्रेजेंट। काइनेटोकोर होता है कि प्रोटीनेशियस डिस्क होती है विच इज प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रोमेयर। अब आ गई आपकी माइक्रो बॉडीज। ये लास्ट पार्ट है आपका इस चैप्टर का। कुछ माइक्रो बॉडीज, स्मॉल साइज बॉडीज आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल पेरोक्सिसोम्स 0.3 to 1.5 नैनोमीटर की हैं। जस्ट वेट,
और वो स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज हैं विच आर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन है कैटालेज, इनमें कैटालेज एंजाइम और फंक्शन करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन इज रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन पेरोक्साइड की को डिटॉक्सिफाई करके वाटर और ऑक्सीजन बना देती हैं पेरोक्सीसोम्स। कैटालेज एंजाइम होती है इनमें। ग्लाइऑक्सीसोम्स प्लांट की माइक्रो बॉडीज़ हैं, इनका नेम जो है वीवर्स ने दिया था। और अक्रेंस इनमें प्लांट्स में होते हैं, ऑयली सीड्स कैस्टर और ग्राउंडनट में भी होती हैं। फंक्शंस हैं फैट्स को कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज करना। ग्लाइकोसोम्स प्रोटोजोआ में होती हैं, ट्राइपेनोजोमा फ्लैजलेट्स में होती हैं। इसका फंक्शन एटीपी सिंथेसिस है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। इसके अलावा हाइड्रोजनोजोम भी है। हाइड्रोजनोजोम इज़ अ माइक्रो बॉडी जो पैराविजिलेंट फ्लैजलेट्स में होती है और एटीपी सिंथेसिस ही इसका काम है। ओके बच्चे, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट में जो मैंने आपको समझाया था कि पोलर सॉल्यूट्स कैसे डिज़ोल्व हो जाते हैं। पोलर सॉल्वेंट में थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है, इसको भी आप रीड कर लीजिएगा ताकि आपको ट्रांसपोर्ट समझ में आ जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थ्रू, विच इज़ लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ये बेसिक सा फंडा है जो आपने याद कर लेना है। लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, जैसे कि NaCl जो है पानी में डिज़ोल्व हो जाता है और CCl4 नहीं डिज़ोल्व होगा, उसके साथ वीक बॉन्ड बनाए